अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ जो है आप सब लोगों को आ रही होगी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है वो फंक्शंस सीखे थे और फंक्शंस में हम जो है लोकल और नॉन लोकल वेरिएबल्स को देख रहे थे। तो भाई लोकल वेरिएबल्स का कहाँ तक लिमिटेशंस होती हैं विद इन दी फंक्शन और ग्लोबल वेरिएबल का कहाँ तक के स्कोप होता है। फंक्शन हमने देखा था कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और उसको हम जितनी दफ़ा चाहें अपने कोड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन हमारी लाइन ऑफ कोड्स को जो है ना छोटा कर देता है और हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देता है। हम किसी भी हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखी थी, कैलकुलेटर बनाया था और मुख्तलिफ चीज़ें बना के उसके फंक्शंस को कॉल किया था और उसके आर्गुमेंट्स को भी देखा था। लास्ट टाइम कौन सी स्लाइड पे छोड़ा था हमने, किसी को याद है? ये वाली स्लाइड्स पे थे हम और हम देख रहे थे कि नॉन लोकल और लोकल वेरिएबल जो हैं वो हम उसका कॉन्सेप्ट क्या है। आगे जाने से पहले हमारे पास जो है एक स्टूडेंट है जिनको पोर्टल जो है ना खोलने में मसला आ रहा है और वीडियोस उनके पास एक्सेस नहीं हो रही। तो मेरी अगर आवाज़ आपको आ रही है तो मुझे ओके लिख दें कमेंट में, जिन्होंने अभी न्यू ज्वाइन किया है। और उनके सामने मैं पोर्टल अभी जो है ना 2 मिनट के अंदर अंदर रन करके दिखा देता हूँ। पोर्टल जो है बिल्कुल सही चल रहा है और वहाँ पे हर बंदा लेक्चर्स को एक्सेस कर पा रहा है। मैं techshore.com लिखता हूँ। ये हम वेबसाइट पे आ गए हैं। वेबसाइट पे आने के बाद हमें क्या करना है, हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। मैं जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो एक पॉपअप जो है मेरे पास अपीयर होगा। वो मेरे से यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। अगर यूज़र नेम अपीयर नहीं होगा तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक टेस्ट यूज़र से लॉगिन करते हैं। ये आपका यूज़र नेम होगा, ये आपका पासवर्ड होगा। यूआरएल अगर आप यहाँ से नहीं आ रहे तो techshore.com/login पे आए। अब इस तरीके से मैं लॉगिन हो गया। तो अब मैं लॉगिन हो गया, मुझे किस तरीके से पता चला, यहाँ पे हमारे पास लॉग आउट का ऑप्शन आ गया। अब मुझे अपने पोर्टल पे जाना है तो मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से कोर्सेज को सिलेक्ट करूंगा। कोर्सेज को जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास प्रोग्रामिंग एसेंशियल इन पाइथन कोर्स का कोर्स नजर आ रहा होगा। मैं उस पर क्लिक करूंगा। उस पर क्लिक करने के बाद जो है मैं इस पेज पे आ गया हूँ ना। अब इस पेज पे अगर आप बगैर लॉगिन के आएंगे तो आपको ये कंटिन्यू टू कोर्स नजर नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे आपको 100% बुक्ड नजर आ रहा होगा। सही। तो मैं कंटिन्यू कोर्स पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू कोर्स पे क्लिक करने के बाद अब मैं पोर्टल पे जो है वो इंटर हो चुका हूँ और यहाँ पे मेरे पास लेक्चर्स नजर आ रहे हैं। मैं जिस भी लेक्चर पे क्लिक करूंगा वो मेरे पास रन हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये लेक्चर 5 चला रहा हूँ, क्लास 5। तो अभी हमारी क्लास 5 जो है ये रन होना शुरू हो गई और इसको मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। दूसरा ये कि मैं अगर स्लाइड्स देखना चाहूँ क्लास 1 की तो मैं क्लास 1 की स्लाइड्स पे क्लिक करूंगा और मेरे पास क्लास 1 की स्लाइड इस तरीके से ओपन हो जाएंगी। अब इसको ओपन किस तरीके से करना है, अब क्योंकि ये पीडीएफ फाइल है, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो एक मेरे पास न्यू विंडो में क्लास 1 की स्लाइड्स लोड हो जाएंगी और उसको फिर मैं एक्सेस कर सकता हूँ। उसके साथ साथ अब जिसके पास इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है तो मैंने उसको ये बताया था कि आप इस प्लस के साइन पे क्लिक करें। जैसे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। किसी भी क्लास को आप उस पर क्लिक करके जो है एक्सेस कर सकते हैं। जब आप क्लास देख लें तो फिर यहाँ पे कंप्लीट लेसन का आपको एक छोटा सा टैब नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे साइड पे जो है क्लास के एक टिक मार्क बना हुआ आ जाएगा और यहाँ पे हमें ये शो हो जाएगा कि आपने ये वाली क्लास जो है वो ले ली है। सही। पूरी क्लास देखने के बाद कंप्लीट लेसन पे क्लिक करें तो ये एक समझ लें एक टू डू लिस्ट भी बन गई है। ये हमारे पास लेक्चर आ गया। तो अभी भी कोई पोर्टल से रिलेटेड उसको एक्सेस करने में मसला हो तो आप बताएं कि आपके पास क्या एरर है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक एरर आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप करें, वरना क्लास के बाद भी हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। फंक्शन का मैंने अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दिया आपको, दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एक फंक्शन का नाम बना दिया, उसके अंदर चीज़ें लिखती हुई जैसे फंक्शन को कॉल करेंगे उसके अंदर की चीज़ें चल जाएंगी और हमारे पास उसका आउटपुट नजर आ रहा होगा।
इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात आपको और बताना मैं भूल गया था जब हमने फंक्शंस को पढ़ना शुरू किया था। वो ये बात थी कि जब भी आप कोई फंक्शन बनाएंगे उसको आप कोई ना कोई नाम देंगे। सही। तो वो नाम जो है ना कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए और वो कोई आइडेंटिफायर नहीं होना चाहिए। जब हमने शुरू की क्लासेस ली थी तो हमने वहाँ पे देखा था कि फंक्शन पाइथन में कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। पाइथन में कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स वो चीजें हैं जो कि पहले से डिफाइंड है। मीन्स कि उनका कोई ना कोई फंक्शन है। पाइथन के प्री बिल्ड फंक्शंस हैं। जैसे हमने इफ इस्तेमाल किया, इन इस्तेमाल किया, इज इस्तेमाल किया, सही, विद इस्तेमाल किया, और किया, नॉट किया इस्तेमाल, एल्स एल्स इफ इस्तेमाल किया। तो इन नामों के आप जो है ना फंक्शंस नहीं बना सकते, इन नामों के आप वेरिएबल्स नहीं बना सकते। सही। अगर आप इन नामों के जो है ना वेरिएबल्स या फंक्शंस बनाएंगे तो आपको एरर आएगा। अब यहाँ पे देखें, एक फोर, एक वेरिएबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने लिखा 4 = 6। अब जैसे ही मैं 4 = 6 लिख के रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स का एरर आ जाएगा। अब मुझे एरर क्यों आया? एरर इसलिए आया कि भाई फोर जो है ना एक हमारे पास कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है कि पहले से पाइथन में इसकी कोई ना कोई मीनिंग पाइथन के पास सेव है। अब हमें पता है कि भाई फोर तो लूप में इस्तेमाल होता है। फोर, उसके बाद हम कोई कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद उसको अपने लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेन मकसद ये है कि कीवर्ड्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर कीवर्ड्स में आप चेंजिंग कर दें, मिसाल के अगर आप छोटे एफ की जगह बड़ा एफ लगाएंगे तो पाइथन फिर इसको एक नया वेरिएबल समझ के इसको क्रिएट कर देगा और इसका आउटपुट आपको दिखा रहा होगा। हाँ बिल्कुल सुमैया, जैसे कि लेन हमारे पास फंक्शन है तो उसका जो है ना हम वेरिएबल नहीं बना सकते, उसका हम फंक्शन नहीं बना सकते। अच्छा, कुछ ऐसे कीवर्ड होंगे जिनका आपके पास जो है ना वो वेरिएबल बन जाएगा। सही। अब देखें, इसको मैं नहीं बना सकता। अब इसको क्यों नहीं बना सकता मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये ग्रीन हो गया। ये ग्रीन हो गया इसका मतलब कि इसकी कोई ना कोई मीनिंग है पाइथन के अंदर। अब अगर मैं इसके साथ एच लगा दूं तो ये ब्लैक हमारे पास कलर में, ब्लैक कलर में मीन्स कि इसकी कोई ना कोई मीनिंग पाइथन के पास मौजूद नहीं है कि हम न्यू वेरिएबल जो है ना इसको क्रिएट कर सकते हैं। सही। अब आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पे हमने एफ लगा दिया उसके बाद हमने इसको क्यों क्रिएट किया? अब पाइथन जैसे कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि अगर आप एफ छोटा लगाएंगे तो इसकी अलग मीनिंग है, और अगर आप एफ बड़ा लगाएंगे तो ये एक अलहदा वेरिएबल जो है ना एज अ पाइथन इसको डील करेगा। ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है। अब ये कैपिटल वाला है, अब मैंने इसको कैपिटल वाले को रन किया तो अब मेरे पास इसका आउटपुट नजर आ रहा है 6। मैं यहाँ पे 8 दे दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे अपडेट होके 8 आ जाएगा। हम ये देख रहे थे कि ये प्रोग्राम हम चलाएंगे, बाहर एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराया हुआ है और उसको हम फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं तो हमारे पास प्रिंट हो रहा है। लेकिन हमारे पास मसला ये आता है, हमारे पास जो प्रॉब्लम है, जो इशू है वो ये है कि हमारे पास एक बाहर वेरिएबल मौजूद है हमारे प्रोग्राम के अंदर, जो कि समझ लें आपने यूज़र से डेटा लिया है और उस वेरिएबल को आप अपने फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फंक्शन कोई भी प्रोग्राम जो है ना कर सकता है। बेसिकली समझ लें कैलकुलेटर है जो कि दो वेरिएबल को ऐड करवा रहा है या फिर उस वेरिएबल के अंदर थ्री को जो है ना ऐड करा रहा है। तो बेसिकली हमारे वेरिएबल के अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है। तो अगर हम इस तरीके से कोड को लिखें और उसको चलाएं तो हमारे पास एरर आता है। एरर ये आता है कि आप जो है ना ग्लोबल वेरिएबल के अंदर फंक्शन के लिमिटेशन के अंदर मौजूद होते हुए चेंजेस नहीं कर सकते। मैं इसको रन करूंगा, मेरे पास एरर आएगा। एरर ये आएगा कि भाई आप लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल के साथ ऐड नहीं करवा सकते। अब इसको तो यहाँ पे पता नहीं है कि यहाँ पे a = 1 है, तो यहाँ पे एक न्यूली क्रिएटेड वेरिएबल है। अब क्योंकि न्यूली क्रिएटेड वेरिएबल है तो शुरू में इसको ए की मीनिंग नहीं पता। अब ए की मीनिंग नहीं पता तो हमें ये एरर दे रहा है। सही। अब इसका हल हमने ये देखा था कि ग्लोबल ए अगर हम उस वेरिएबल के आगे इस्तेमाल कर दें जो कि हमारे पास एक बाहर प्री डिफाइंड वेरिएबल है,
तो फिर ये वाला वेरिएबल बिल्कुल सेम हमारे नॉर्मल प्रोग्राम की तरह जो है ना डील हो रहा होता है। अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं तो मेरे पास एरर नहीं आएगा। आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे लिखा ग्लोबल, ग्लोबल का कीवर्ड ये जाहिर कर रहा है कि भाई ये ए जो है इसको इस ए से रेफरेंस करो, इस ए से लिंक करो। तो अब यहाँ पे ए उठ के आएगा 0 + 3, वहां पास 3 प्रिंट हो गया। और इनसाइड ऐड के फंक्शन में ये 3 ही जो है वो एक्सेस हो रहा है। इन मेन भी ये 3 एक्सेस हो रहा है। सही। ये बात तो आपको क्लियर है ना कि ग्लोबल और लोकल। फिर ये हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन आ गया जिसमें हम बेसिकली प्रिंट करवा रहे हैं उसको डायरेक्टली। इसको हम स्किप करते हैं और जहाँ पे हमारा पॉइंट था बढ़ने का वहां पे चलते हैं। सही। आर्ग्यूमेंट्स को देख रहे थे फिर हम। आर्ग्यूमेंट्स में हमने ये देखा था कि हम एक आर्ग्यूमेंट को पास करेंगे और दूसरे आर्ग्यूमेंट को जिस तरतीब से पास करेंगे तो पाइथन उसी तरतीब से उन आर्ग्यूमेंट्स को अपने पैरामीटर्स के अंदर जो है वो असाइन कर देगा। मतलब यहाँ पे पहले सैफुल्ला लिखा हुआ है तो यहाँ पे वो पहले सैफुल्ला जो है वो असाइन कर देगा। और यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है तो यहाँ पे उसको पहले गुड मॉर्निंग असाइन कर देगा। हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ये काम जो है वो चलेगा। अगर कोई हमने जो है आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर नहीं पास किया होगा और हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होंगे तो एरर आएगा। यहाँ पे भी हम वही चीज देख रहे हैं जो कि हम सीख सीख चुके हैं अभी। यहाँ पे हमने एक मेन चीज ये देखी थी कि जब भी आप किसी भी फंक्शन के पैरामीटर को डिफॉल्ट पैरामीटर करेंगे इस नीड को देखते हुए कि हमारे पास कोई एरर ना आए, तो आप उसको जो है ना सबसे आखिरी में डिफाइन करेंगे। मीन्स के मैसेज को आप नेम से पहले नहीं कर सकते। जो भी आपके प्री डिफाइंड बाय डिफॉल्ट हार्ड कोडेड वेरिएबल्स होंगे उसको आप फंक्शन के पैरामीटर्स में आखिरी सफ में जगह देंगे। अब मुझे नेम तो जरूर देना है। मीन्स कि मैंने ग्रीट फंक्शन कॉल किया, जैसे मैंने फंक्शन कॉल किया तो मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल पास किया। अब उस एक वेरिएबल में मैंने अजहर लिखा और अजहर यहाँ पे आया। अब यहाँ पे अजहर आ गया। अब दूसरा पैरामीटर इसको क्या चाहिए, दूसरा आर्ग्यूमेंट इसको क्या चाहिए, वो चाहिए मैसेज। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे मैसेज पास नहीं किया तो इसने बाय डिफॉल्ट गुड मॉर्निंग उठाया और उसको प्रिंट के फंक्शन के साथ मुझे प्रिंट करके दिखा देगा। हाँ, अगर तो मैं इसको पैरामीटर पास करूंगा तो ये फिर मुझे क्या करेगा, ये इस पैरामीटर को ओवरराइट कर देगा और मुझे ये वाला पैरामीटर शो करने लग जाएगा। तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि जब भी हम कोई फंक्शन बनाएं तो उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को जो है ना क्रिएट करें। वैल्यूज के अंदर कोई ना कोई चीज़ जो है ना हम डिफाइन करें कि भाई हमारे पास किसी भी तरीके से फंक्शन में एरर ना आए। इसको मैं रन करूंगा तो देखें, हेलो अच्छा गुड मॉर्निंग, पहले तो उसने डायरेक्ट इसको चलाया, उसके बाद हमारे पास जो दो वैल्यूज थी उसको ओवरराइट कर दिया। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी वही जो है ना मिसाल दी गई है कि मैसेज में मैं अगर नीरज पास करूंगा तो हेलो नीरज आ जाएगा, वरना बाय डिफॉल्ट हेलो एवरीवन मेरे पास प्रिंट हो रहा है। इसमें भी वही बात जो है हमें समझाई गई है कि अगर मैं textshore.com प्रिंट ना करूं तो मेरे पास google.com फंक्शन में रिटर्न होगा। किसी को कहीं पे भी आ, इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो वो सवाल कर सकता है। मैं इसको गो थ्रू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम ये अपनी लास्ट क्लास में जो है वो सीख चुके हैं। मैं न्यू उस पर आना चाह रहा हूँ कि आज हमारे सीखने के लिए क्या चीज़ है हमारे पास। हाँ भाई, पाइथन आर्बिट्री वेरिएबल्स लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, ये हमारे लिए आज नई जो है ना सीखने की चीज़ है हमारी लास्ट क्लास से। उससे पहले ये वाली एग्जांपल मैं एक दफ़ा और आपको समझा देता हूँ कि आपके कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब मसला ये है कि मैंने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन बनाने के बाद मैंने लिखा कि भाई फ्रैंक हार्पर, मैंने नाम इसको पास किया। अब ये फंक्शन, ये प्रिंट का फंक्शन क्या करेगा, हेलो हमें दिखा देगा, उसके साथ साथ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें रिटर्न कर देगा। ये वाला फंक्शन हमारा करेक्ट चल जाएगा, ये वाला फंक्शन भी हमारा करेक्ट चल जाएगा। सही।
अब ये वाला फंक्शन करेक्ट कैसे चलेगा कि हमने एक आर्गुमेंट पास किया, ये वाली वैल्यू उठ के यहाँ पे जो है ना वो असाइन हो जाएगी। अब ये वाला आर्गुमेंट हमने बता दिया है इसको कि भाई ये वाला आर्गुमेंट लास्ट नेम में आप असाइन करो, तो ये वाला वैल्यू जो है, ये वाली जो डेटा है, ये वाला इस वेरिएबल में हमारे पास डेटा पास हो रहा होगा। सही, अगर मैं ये ना भी दूं तो ऑटोमेटिकली ये चीज इधर हमारे पास सेव हो रही होगी। अब यहाँ पे हमारे पास तीसरा जो है ना फंक्शन है, इसको मैं पहले कट करता हूँ और इन दोनों चीज़ों को चलाता हूँ, तो मेरे पास जो है ना आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। अब वो जो मैंने चीज़ कॉपी पे की है उसको मैं न्यू सेल में चलाता हूँ और मेरे पास जो है वो एरर आ रहा है। अब एरर यहाँ पे क्यों आ रहा है, मैंने इसको ये तो बता दिया कि भाई आप फ्रैंक को फर्स्ट नेम में डाल दो, तो आप कहेंगे कि यार इसको इसमें डाल देना चाहिए, और फिर दूसरे वेरिएबल को जो कि दूसरा हमारा डेटा है, दूसरी हमारी वैल्यू है, उसको ऑटोमेटिकली इसमें क्यों नहीं डाल रहा। तो जैसे कि हम जब फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर आर्गुमेंट्स को बाय डिफॉल्ट क्रिएट करते हैं, उसका रूल अभी मैंने आपको बताया कि आप लास्ट में उसको डालेंगे। तो इसी तरीके से जब आप कोई फंक्शन जो है ना कॉल कर रहे होंगे और उसके अंदर वैल्यूज को पास कर रहे होंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपने अगर किसी वैल्यू को पॉइंट आउट करना है कि भाई स्पेसिफिकली फ्रैंक को फर्स्ट नेम के अंदर डालो, तो इस टाइप के काम आप क्या करेंगे, आखिरी में करेंगे, आप शुरू में नहीं करेंगे। आप इस टाइप के काम आखिरी में करेंगे। अगर मैं इस फंक्शन को उठाऊं और आखिरी में जो है ना लगा दूं, तो ये मेरे पास फंक्शन रन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक मिस्टेक है। यहाँ पे अब क्या मिस्टेक है कि भाई ये वाला वेरिएबल तो उठ के जो है ना हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नेम में, सही। लेकिन फिर मैं दोबारा उसको बोल रहा हूँ कि फिर फर्स्ट नेम में फ्रैंक डाल दो। ये है हमारे पास एरर नहीं है। ये है हमारे पास एरर। ये एरर इस तरीके से है कि अब पाइथन यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है। पाइथन कंफ्यूज किस तरीके से हो रहा है, वो बोल रहा है आपने एक दफा तो इसको जो है ना वैल्यू पास कर दी फर्स्ट नेम से, फिर आप दोबारा इसको जो है ना फर्स्ट नेम को वैल्यू पास क्यों कर रहे हैं। अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसको नाम इस तरीके से दें। अब वैल्यूज हमारी जो है ना प्रॉपरली पास हो रही है और हमारे पास प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। पाइथन आर्बिट्री वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स देख रहे थे हम। अब ये क्या है भाई, हमने फंक्शन लिखा हुआ है और फंक्शन में हमने एक एस्ट्रिक का साइन जो है ना वो लिख के फंक्शन का नाम लिखा हुआ है। इससे हमें फायदा ये होता है कि हम चाहें कि हम अपने आर्ग्यूमेंट में एक से ज्यादा जो है ना वैल्यूज को पास कर रहे हैं, और उन वैल्यूज को पास करते हुए हमारे पास उन तमाम वैल्यूज की जो है ना आउटपुट है। मतलब हम अपने पैरामीटर्स को जो है ना लिमिटेड नहीं रखना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि हम अनलिमिटेड वेरिएबल्स इधर पास करें और हमें अनलिमिटेड वेरिएबल्स का, अनलिमिटेड डेटा का, अनलिमिटेड वैल्यू का जो है ना आउटपुट मिल जाए। तो जब भी आपको इस तरीके की सिचुएशन पेश आएगी, तो आप जो है एस्ट्रिक का साइन इस्तेमाल करेंगे। अब आपने एस्ट्रिक का साइन इस्तेमाल किया और अपने फंक्शंस में अनलिमिटेड वैल्यूज को पास किया। हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं। तो इस एस्ट्रिक की मदद से पाइथन क्या करेगा, इन तमाम वैल्यूज को अपने पास अलग अलग जो है ना सेव कर लेगा। अब वो सेव हमारे पास टपल की फॉर्म में भी कर सकता है, वो सेव हमारे पास लिस्ट के फॉर्म में भी कर सकता है। अब उस लिस्ट और टपल की फॉर्म को हम आगे इस कोड में देखते हैं कि वो प्रिंट किस तरीके से होंगी। अब क्योंकि हमें पता है कि जब कोई वैल्यू टपल या फिर लिस्ट की फॉर्म में जो है हमारे पास सेव हो जाती है, तो उसको हम आउटपुट अगर करें तो वो सिंपली डायरेक्टली आउटपुट हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, मैं एक बता रहा हूँ कि भाई लिस्ट चेक, और इस लिस्ट के अंदर मैंने ये 4 वेरिएबल्स दे दिए, उसको मैंने रन कर दिया। अब मैंने रन किया, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रिंट हो जाए मेरे पास हर नाम अलग अलग।
तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन इन तमाम चीजों को एक साथ ही मेरे पास दिखा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये सब अलग अलग है। जब मैं चाहता हूँ कि ये सब अलग अलग है तो मैं फोर लूप का इस्तेमाल करता हूँ। सही, मैं इसको दोबारा प्लस करता हूँ। न्यू मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब मेरे पास लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट चेक। तो मैं यहाँ पे लिस्ट चेक पास करूंगा। फॉर नेम इन लिस्ट चेक। अब हर दफा ये आएगा और मेरे पास न्यू वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। ये ले। ये लाइंस में ये अलग अलग प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसका फोर लूप का हमारे पास ये वर्क है। सही, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमें ये बात बताई गई है कि एस्ट्रिक साइन करें। अच्छा, अब एस्ट्रिक साइन आपने इस्तेमाल तो कर लिया। मैं इसको अगर कॉपी करूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपना नेम भी देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मिसाल के तौर पे नेम, इसको कंपनी नेम कर देते हैं इस तरीके से कि पहला नाम तो मेरा प्रीडिफाइंड हो, उसके बाद मेरे जितने भी नेम हो वो फोर लूप की मदद से इस्तेमाल हो। तो फिर पाइथन इन दोनों को डिफरेंशिएट करेगा, इसको अलग डील करेगा, इसको अलग डील करेगा, इसके ऊपर हमारे पास उसी तरीके की वर्किंग करेगा जिस तरीके की वर्किंग हम यहाँ पे देखते हुए आए हैं। वो क्या करेगा, गैरी को उठा के सबसे पहले सी नेम में डाल देगा। सी नेम में डालने के बाद हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स जो हैं बचेंगे, फिर उन तमाम वेरिएबल्स को वो नेम्स के साथ डील कर रहा होगा। अब इस सी नेम को मुझे जो है ना वो प्रिंट करवाना है अपने लूप के आखिरी में। तो मैं प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट लिखने के बाद सी नेम पास कर दूंगा और रन करूंगा। तो मेरे पास गैरी आखिरी में प्रिंट हो रहा है, इसलिए क्योंकि ये फोर लूप चलेगा, ये तमाम वैल्यूज आएंगी और ये मेरे पास प्रिंट हो जाएंगे। सही, तो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी, एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी में हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम एस्टेरिक साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे एक और वैल्यू है, एक और एग्जांपल है। उस एग्जांपल से हमें इस एस्टेरिक साइन की अहमियत का अंदाज़ा होगा कि कोई ना कोई इसका जो है ना रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो। वो ये है कि हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराया और एक फंक्शन बनाया। वो फंक्शन ये कर रहा है कि जो भी वैल्यू उसके पास आएगी उसका वो सम जो है ना रिटर्न के फंक्शन से हमारे पास रिटर्न कर रहा है। अब आप चाहें तो दो वेरिएबल्स का भी जो है सम करवा सकते हैं, और चाहें तो 10, 20, 30, 40, 50 नंबर्स का भी रिटर्न करा सकते हैं। अब आपके पास लिमिटेशंस नहीं है। सही, मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास तीन वैल्यूज का सम आ गया, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू का सम आए। तो मेरे पास वो एक वैल्यू का सम दे रहा है जीरो से रिटर्न करके। मेरे पास अब लिमिटेशंस नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये मेरे पास तमाम वैल्यूज के सम आ रहे हैं, मैं इसको नेगेटिव भी कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये इन दोनों वैल्यूज का जो है ना नेगेटिव रिटर्न हो रहा है। तो एस्ट्रिक का हमारे पास इस तरीके से जो है वो एग्जाम्पल है। अगर एक और एग्जाम्पल मैं दूँ, एक फंक्शन में क्रिएट करता हूँ और उसका मैं नाम रख देता हूँ कि भाई पिज़्ज़ा ऑर्डर। अब हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं। पिज़्ज़ा ऑर्डर में सबसे पहले जो है ना पिज़्ज़ा का नाम आ जाएगा और वो है किस टाइप का, मतलब स्पाइसी है या नहीं। तो हम एक ये वेरिएबल डाल देते हैं और उसके साथ हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो भाई उसके फीचर्स क्या होने चाहिए। हम एक ये वेरिएबल बना रहे हैं। ये वेरिएबल बनाने के बाद एक स्टूडेंट ने बोला साइज डाल दें, और क्या क्या डालें भाई कमेंट में बजाय बताएं। ये मैंने ये कर दिया। ये करने के बाद मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ जिसमें क्या कर रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों को प्रिंट करवा रहा हूँ। इसको मैं रन करता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा पिज़्ज़ा जो है ना वो, सबसे पहले तो फंक्शन को कॉल करेंगे हम, पिज़्ज़ा ऑर्डर।
फंक्शन के अंदर हम नाम पास करेंगे। नाम बताएं किस तरीके का पिज्जा खाएंगे आप। अब स्पाइसी होना चाहिए, हम ये बोल देते हैं कि हाँ भाई स्पाइसी होना चाहिए। और साइज जो है हमारे पास वो लार्ज होना चाहिए। सही। अब हमारे पास आखिरी वेरिएबल आ गया फीचर्स का ना। अब हमें फीचर्स बनाने हैं। अब फीचर्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं कि भाई आपने जो है ना स्पाइस किस तरीके की रखनी है, और उसमें ऑलिव जो है ना कितने डालने हैं, या फिर किस तरीके की जो है ना फीचर्स करने हैं। उसमें जो है ना आपने चिकन डालना है या नहीं डालना है। आप जो है ना हमें उस पर एक्स्ट्रा चीज़ डाल के दें। और एक्स्ट्रा चीज़ हमारे पास एक फीचर हो गया। दूसरा फीचर मैं बना रहा हूँ कि दूसरा फीचर क्या डालें, तो भाई सॉफ्ट होना चाहिए। ये मैंने दो फीचर्स डाल दी। ये हमारे पास डोमिनोज का सिस्टम है। सही। अब डोमिनोज के जो पिज़्ज़ा बनाता है उसको किस तरीके से पता चलेगा कि फीचर्स क्या हैं, और कौन सा पिज़्ज़ा जो है ना हमारे पास ऑर्डर हुआ है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। अब मैं जैसे इसको रन करूंगा तो मेरे पास एरर आ रहा है कि भाई आपने जो है ना यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट्स को मांगा है, लेकिन आप यहाँ पे जो है हमारे पास 5 आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे हैं। सही। अब यूजर को थोड़ी पता। अब यूजर तो चाह रहा है कि भाई मेरे पिज्जे का नाम है, पिज्जा स्पाइसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसका साइज जो है ना किस तरीके का होना चाहिए। उसके बाद यूजर से हम फीचर्स मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पास एरर आ रहा है। अब यूजर चाहता है कि एक से ज्यादा जो है हमारे पास उस पिज्जे के अंदर जो है वो खसूसियात होनी चाहिए। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए कि भाई आप फीचर्स अनलिमिटेड डालें, हम क्या करेंगे, हम फीचर्स के साथ एस्ट्रिक का जो है वो साइन लगा देंगे। अब जैसे हम एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे और उसको रन करेंगे, ये हमारे पास फीचर्स है, ये हमारे पास टपल की फॉर्म में। सही। अब ये क्योंकि टपल की फॉर्म में है तो हम इसको स्ट्रिंग के साथ जो है प्रिंट नहीं करवा सकते। हमने देखा था कि आप एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ जो है ना कॉन्केटिनेट करा सकते हैं प्लस के साइन से। स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ कॉन्केटिनेट नहीं करा सकते। इसी तरीके से अब हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को आप टपल के साथ जो है ना वो कॉन्केटिनेट करा के प्रिंट नहीं करा सकते। अगर आपने प्रिंट करवाना है तो या तो फिर आप इसकी जो है ना वो वैल्यू को चेंज करेंगे, और अगर वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे, यहाँ पे आपके पास एरर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप फिर इसके अंदर लूप लगाएंगे। क्योंकि हमने अभी यहाँ पे देखा कि हमारे पास जब भी किसी टपल को, जब भी किसी लिस्ट को जो है ना उसका प्रिंट आउट लेना होता है तो फिर हम फोर लूप का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फोर लूप का इस्तेमाल ना करें तो फिर हमें वो लिस्ट और टपल की फॉर्म में ही उसका आउटपुट शो करवा रहा होता है। इसको हम क्या करेंगे, हम इसको कट करेंगे यहाँ से, और फीचर्स जो है वो यूजर को अलग से दिखाएंगे। उसके लिए मैं लिखूंगा फोर। मैं फीचर्स नहीं कर सकता। अब मुझे यहाँ पे कोई यूनिक नेम क्रिएट करना है। यूनिक नेम क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि ये नाम पहले से हमारे पास मौजूद है। मैं डबल एस लगा देता हूँ। और उसके बाद मुझे किसके अंदर चेक करना है, फीचर्स के अंदर, जो कि एक टपल है हमारे पास। टपल की खसूसियात क्या है कि वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन वो लिस्ट की तरह होती है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फीचर्स को प्रिंट करवा दूंगा ये ऐसे। वन बाय वन तमाम जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो रहे होंगे। इससे पहले मैं ये कर देता हूँ कि भाई यहाँ पे सही। इसको मैं रन करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। अब मेरे पास जो है वो आउटपुट सही तरीके से शो हो रहा है। और अब यूजर जितने मर्जी चाहे हमारे पास पिज्जा से रिलेटेड जो भी चीज़ उसको चाहिए वो हमें दे सकता है। अच्छा जिशान, देखें मैं यहाँ आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा था कि अगर आप यहाँ पे इसको लिस्ट की फॉर्म में जो है ना कन्वर्ट करके चलाएंगे तो जब भी हमारे पास एरर आएगा, आप प्रिंट के अंदर जब भी किसी वैल्यू को जो है ना अगर उसका आउटपुट दिखाएंगे तो वो तमाम एक ही डेटा टाइप की होनी चाहिए। सही। ये हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये भी स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अगर मैं इसको इंटीजर डेटा टाइप कर दूंगा ना तो मैं इसको इसके साथ प्रिंट नहीं करवा सकता, क्योंकि फिर यहाँ पे जो है ना डेटा टाइप कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा।
सही। मैं यहाँ पे साइज की जगह में 1 कर दूं और उसको मैं रन करूं, तो मेरे पास एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि भाई आप इंटीजर को कॉन्केटिनेट नहीं करा सकते स्ट्रिंग के साथ। सही। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है। अब वो जो बात है हमारी, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है, अब वो हमारे पास लिस्ट और टपल के अंदर भी इम्प्लीमेंट होती है कि लिस्ट और टपल भी आप फिर इसके साथ जो है वो प्रिंट आउट नहीं करवा सकते। ये हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ स्ट्रिंग के लिए नहीं है, वो इसके लिए भी है कि हम सिर्फ तमाम के तमाम, अगर मैं 1 जो है ना आउटपुट करवा रहा हूँ, 2 आउटपुट करवा रहा हूँ, तो फिर ये तमाम स्ट्रिंग होने चाहिए, फिर ये इन स्ट्रिंग नहीं होने चाहिए हमारे पास। सही। इस बात को हमने समझ लिया है और हमारे पास इस एस्ट्रिक की रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी आ गई है। बैक करते हैं इसको। फंक्शंस ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमारे पास लास्ट स्लाइड है फंक्शंस से रिलेटेड। उसके बाद हमारा फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। रिकर्जन क्या होती है? रिकर्जन हमारे पास पाइथन में इसको इस तरीके से समझें कि फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, सही, इज कॉल्ड रिकर्जन। अगर मैं एक बात कहूँ आपको, कंडीशन इनसाइड अ कंडीशन, तो उसको हम क्या कहेंगे? हम उसको काफी पढ़ चुके हैं। हाँ, कोई जवाब देगा? नेस्टेड कंडीशन, बिल्कुल सही। बिल्कुल नीरज सही कह रहे हैं। तो इसी तरीके से अब वहां पे हम लूप्स को जो है ना अपने अंदर कॉल कर रहे थे, वाइल लूप को अगर अपने अंदर ही कॉल कर रहे थे, तो उसको हम नेस्टेड कंडीशंस कह रहे थे, तो हम नेस्टेड लूप कह रहे थे। इसी तरीके से पाइथन में रिकर्जन, अगर फंक्शन को, अपने ही फंक्शन को उसी के अंदर दोबारा कॉल। अब मेरी आवाज कैसी है? शुक्रिया नीरज, आपने जो है वो ये बताया। अब देखें, अब बताएं नीरज, मेरी आवाज कैसी है? मैं दोबारा इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास एक ये फंक्शन है। फंक्शन हम किसी भी नाम का रख सकते हैं, सिर्फ रिकर्सिव नाम का नहीं रखें। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास फंक्शन की जो है ना बॉडी है, उस बॉडी के अंदर हमने क्या किया हुआ है, फंक्शन की बॉडी के अंदर रहते हुए हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन को हमने देखा था कि फंक्शन का नाम लिख के 2 पैरामीटर्स पास कर दें तो वहाँ पर फंक्शन कॉल हो जाता है। अब फंक्शन के अंदर दोबारा फंक्शन को कॉल करना रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। और उसको हम जब बाहर कॉल करेंगे कहीं पे भी अपने कोड के अंदर, जब हम उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ये हमारे पास क्या जो है ना चीज परफॉर्म होगी, वो ये चीज परफॉर्म होगी कि हमारे पास ये फंक्शन आएगा यहाँ पे, ये फंक्शन रन होगा, ये फंक्शन इस पे जैसे ही आएगा ये दोबारा अपने आप को कॉल करेगा। इससे मुराद ये है कि इससे ऊपर फिर जितनी भी कमांड्स होंगी यहाँ पे वो दोबारा रन होंगी। दोबारा रन होने के बाद हमने कुछ इस तरीके की कंडीशंस लगाई होंगी कि भाई हर दफा ये जो है ना फंक्शन कॉल ना हो, ये फंक्शन एक लिमिटेड कंडीशन पे आके एग्जिट हो जाए। जैसे ही हमारे पास फंक्शन अपनी डिजायर्ड कंडीशन पे आके एग्जिट हो जाएगा, तो फिर हमारे पास यहाँ पे आखिरी में आउटपुट आ जाएगा। रिकर्सिव फंक्शन की जो हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना। अभी तक रिकर्जन, फंक्शन, ग्लोबल, वेरिएबल, लोकल, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो? नीरज बोल रहे हैं कि भाई हम फंक्शन में लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम रिकर्जन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? लूप का जो है ना हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है और रिकर्जन का हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है। लूप हमारे पास जो है ना, हमने जैसे कि फोर लूप सीखा था, उस फोर लूप में हम इस तरीके की कंडीशंस लगाते थे और वो लूप चलने के बाद खत्म हो जाता था। सही। उस लूप को हम दोबारा कॉल नहीं कर सकते। अगर उसको दोबारा कॉल करना है तो उसको फंक्शन के अंदर लगाना पड़ेगा। सही। अब जब उसको हम फंक्शंस के अंदर लगा देंगे, तो जब वो फंक्शन दोबारा कॉल होगा फोर लूप, तो फिर जैसे कि मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फोर n इज इक्वल्स टू 1, मतलब जो भी अपनी वैल्यूज को परफॉर्म कर रहा है, तो ये वेरिएबल दोबारा से इनिशियलाइज हो जाएगा। सही। वो जीरो से वर्क अपना शुरू कर देगा फोर लूप। लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे जो वैल्यूज पहले से मौजूद हैं हमारे पास, वो जीरो से इनिशियलाइज ना हो, वो दोबारा से हमारे पास जो पहले डेटा मौजूद हो उसी के ऊपर जो है ना रनिंग अपनी कर रहा हो।
फोर लूप भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फोर लूप से ज्यादा अच्छी और जो है ना सिंपल प्रोग्रामिंग क्या है, वो है रिकर्जन। अब यहाँ पे मैं देखें इसकी एग्जांपल देखें, फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो फिर मैं दूसरी एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमने एक फंक्शन बनाया फैक्टोरियल के नाम से। फैक्टोरियल के नाम से फंक्शन बनाने के बाद ये है मैंने लाइन क्यों इस्तेमाल की है, जो कि बताया हम पढ़ चुके हैं ये। इस लाइन का इस्तेमाल हमारे पास क्या होता है, इससे हम क्या जाहिर करते हैं। गलत आंसर दें मसला नहीं है, लेकिन आंसर दें। ये याद आया किसी को, ये चीज क्या है? जब भी हम इस तरीके का जो है ना किसी फंक्शन के ऊपर वैल्यूज को पास पास करते हैं, तो हमारे पास उस फंक्शन से रिलेटेड डिटेल रिटर्न होती है। इसको हम कहते हैं डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग मतलब कि फंक्शन से रिलेटेड मालूमात, इसको हम कमेंट भी कहेंगे, लेकिन एक्चुअली जब हम फंक्शन के अंदर इसको जो है पूछ रहे होंगे, फंक्शन हमने ऊपर जो है ना डिफाइन किया हुआ होगा, तो हम इसको कहेंगे डॉक स्ट्रिंग। कि भाई कमेंट तो है ये, लेकिन ये क्या करता है, फंक्शन की मालूमात को भी अपने पास सेव करता है। मैं जैसे ही इस फंक्शन को जो है ना प्रिंट के अंदर फैक्टोरियल डॉट ऐसे इसको रन करूंगा, तो मेरे पास फंक्शन से रिलेटेड वैल्यूज जो है ना रिटर्न हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकता हूँ, अपना कॉपीराइट भी डाल सकता हूँ कि फंक्शन किसने बनाया, ताकि इसकी जो है ना एक्सेसिबिलिटी मेरे पास रहे। अभी हमारे पास फंक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, हम एक नंबर के अंदर वेरिएबल पास कर रहे हैं 3। 3 हमारे पास यहाँ पे पास प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन के अंदर पास हो रहा है। अब यहाँ पे हमने नम लिखा है, यहाँ पे नम 3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आएगा। अब इसको कहते हैं रिकर्जन। फंक्शन के अंदर फंक्शन जो है कॉल होना। यहाँ पे किस तरीके से कॉल हो रहा है, इस तरीके से कि भाई ये फंक्शन चल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है, अगर तो n 1 है तो रिटर्न करो 1। जैसे ही रिटर्न 1 करेगा तो फंक्शन एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर n 1 के बराबर नहीं है तो एल्स पे आओ। जैसे ही एल्स पे आएगा, वो रिटर्न क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन। n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन। सबसे पहले यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ पे ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई, हमारे पास एल्स चलेगा। अब क्योंकि एल्स चला तो 3 माइनस वन हुआ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। अब यहाँ पे ये n माइनस वन हो गया, तो ये n जो है ना अब अपडेट हो गया है, अब n क्या हो गया, 2 हो गया है। दोबारा यहाँ पे चेक होगा, बराबर नहीं है, यहाँ पे आएगा। पहले तो 3 था, फिर 2 हो गया, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रिटर्न हुआ। अब 2 में से माइनस वन हो गया तो 1 बचा। अब जैसे वो यहाँ पे आया, तो उसने फिर 1 रिटर्न कर दिया। जैसे ही 1 रिटर्न किया, हमारे पास n की वैल्यू अपना आ गई। अब ज्यादा बच्चों को जो है ना कंफ्यूजन यहाँ पे होगी कि यहाँ पे तो हमने n जो है ना रिटर्न नहीं किया, तो यहाँ पे हमारे पास 6 किस तरीके से आ रहा है। सही, हमने 1 के साथ तो मल्टीप्लिकेशन करवाई ही नहीं, तो 1 के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो हमारे पास वही रिजल्ट आता है। तो इसलिए हमने सिर्फ अपनी मल्टीप्लिकेशन को यहाँ तक महदूद रखा। इससे रिलेटेड कोई सवाल? अगर मैं यहाँ पे 3 के बजाय मैं चाहता हूँ कि भाई 4 का फैक्टोरियल क्या है, मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा, मेरे पास 24 रिटर्न होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 3। फैक्टोरियल इस तरीके से ही निकालते हैं ना, वैल्यूज कम होती रहती हैं, और आखिरी में हमारे पास उसका आंसर शो हो जाता है। सबसे पहले 3 आया, इसका कलर चेंज करो। सबसे पहले 3 आया, सही। ये कंडीशन हमारे पास जो है फॉल्स हो गई। ये कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन चली, सही। ये वाली कंडीशन चली तो सबसे पहले 3 था, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। 2 क्यों आ गया, क्योंकि हम n माइनस वन कर रहे हैं। ये वाली कंडीशन चलने के बाद दोबारा फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे। ये फंक्शन का नाम देखें आप, अब ये फंक्शन का नाम ये रहा। दोबारा फंक्शन को कॉल करेगा। अब ये दोबारा इसने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल करने के बाद आप समझ लें यहाँ पे दोबारा वैल्यू आ गई n के पास। n में आई, यहाँ पे चेक किया इसने ये वाली, फिर दोबारा हमारे पास वैल्यू खराब हो गई। एल्स पे आया, एल्स पे हमें फिर क्या हुआ,
2 × 1 क्यों है? क्योंकि 2 - 1 हो गया। अब 2 - 1 हो गया तो 3 × 2 हमारे पास बचा। अब जैसे ही 3 × 2 बचा, अब दोबारा फंक्शन जो है वो, अगर मैं इसको क्लियर ब्राउजिंग को छोटा करूं, दोबारा जैसे ही 1 हमारे पास आया तो हमें n = 1 मिला और हमारे पास जो है ना 1 रिटर्न हो गया। जबकि हमारे पास हमने क्या किया हुआ है, फंक्शन के अंदर 6 को रिटर्न किया है। कोई सवाल, कोई मसला? यहाँ पे इसके रिकर्जन के जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने बताए हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कोड को क्लीन कर देता है, अच्छा कर देता है, और कॉम्प्लेक्स टास्क को जो है ना सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देता है। तो लूप से ज्यादा फायदेमंद हमारे पास ये साबित हुआ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी तक हमने जितनी भी चीजें जो है पाइथन के अंदर सीखी हैं, उसका अगर सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया है तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीली सीख सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि भाई उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास क्लास चलें अभी पढ़ेंगे, किसी दूसरे एग्जांपल पे आते हैं कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन का बनाने के लिए कौन सा वेरिएबल, कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ आपको वहाँ पे कीवर्ड चेंज मिलेंगे, कॉन्सेप्ट फंक्शन का यही होगा कि भाई फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। इस तरीके से डिफाइन करने के बाद उसके अंदर वैल्यूज को हम पास करते हैं तो वो वैल्यूज पास हो रही होती हैं। सही। कोई भी आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर दोबारा उस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे तो आप उसको रिकर्सिव फंक्शन कहेंगे। फॉर लूप आप किसी और दूसरी लैंग्वेज में कर रहे होंगे तो फिर उसमें आपने सिर्फ ये देखना होगा कि भाई वो लैंग्वेज फोर के अलावा क्या इस्तेमाल करती है, क्या वो FORR इस्तेमाल करती है या कोई और वैल्यू। हाँ सही। अब पाइथन में आपको पता है कि कोई आप वेरिएबल जो है ना इनिशियलाइज कर रहे हैं तो आप उसको एज इट इज जो है वो लगा देते हैं कि भाई A = 6 और उसको रन कर देते हैं तो पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये इंट है। लेकिन अगर किसी ने सी लैंग्वेज सीखी हुई हो तो उसको क्या करना होता है कि वो सबसे पहले इंट लिखता है, इंट लिखने के बाद उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कराता है। अगर वो ऐसा ना करे तो हमारे पास एरर आता है, सी को नहीं पता कि भाई ए की डेटा टाइप क्या है। तो आपको पता है कि भाई ये वेरिएबल है, हमने डेटा टाइप पढ़ा है, तो सिर्फ आपने इस चीज को, क्योंकि आपको पता है कि इंटीजर वैल्यू है तो सिर्फ आपने इंट लगाना है तो आपका सी का वहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सही। अब क्योंकि ये चीज मैं पाइथन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मेरे पास एरर आ रहा है। अब क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो कि एक समझ लें सबसे, हर कोई इसको नहीं पढ़ा सकता और हर कोई इसको नहीं सीख सकता। इसको शुरू करने से पहले मैंने ये सोचा है कि आपको जो है ना शुरू से लेके हमने अभी तक जो प्रोग्राम पाइथन पढ़ी है आखिरी तक, आज क्लास 15 तक, उसका मैं आपको जो है ना कोशिश करूं कि आज जो हमारे पास 1 घंटा बचा है उसमें ओवरव्यू दे दूं किसी भी अगर स्टूडेंट को जो है ना मसला हो। क्योंकि जब हम इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे अपने पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे, और हमारा कहीं पे भी जो है ना फ्लो फंसा हुआ हुआ तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर हमारे समझ लें तमाम जो पिछले की मेहनत होगी वो बेकार हो जाएगी। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ जैसे कि हमने फंक्शंस बनाए, फंक्शंस के अंदर हम, एक सेकंड इसको मैं रिमूव कर दूं। हमने हमने फंक्शंस बनाए, फंक्शंस के अंदर हम वैल्यूज को चलाते हैं, वैल्यूज एज इट इज हमारे पास आ जाती हैं। अब इसमें हम क्लास का इस्तेमाल करते हैं। क्लास के अंदर हमारे पास दो टाइप होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एट्रीब्यूट और बिहेवियर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है।
लेकिन बड़ी मजेदार चीज है और इसका बड़ी डिमांड है, तो इससे पहले हम तमाम चीजों का रिवीजन करते हैं। जिन लोगों को आता है वो भी देखें, और उनका भी अगर कहीं सवाल हो तो वो सवाल कर सकते हैं। सही। तो ये क्लास सिर्फ आप 1 घंटे की ले लेंगे तो आपको तमाम पाइथन का ओवरव्यू हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी चलूंगा, किसी का कोई सवाल हो तो वो सवाल कर सकता है। तो ये हमारे पास स्लाइड नंबर 1 आ गई है। अच्छा भाई, क्लास 1 आ गई है, उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा सा कि भाई हम जो है वो क्या कर रहे हैं और आपको ये कोर्स क्यों पढ़ा रहे हैं। उसमें हमने कोर्स के जो है ना 6 मॉड्यूल्स को आपके सामने रखा था, और उसमें बताया था कि हम आपको ये चीज़ें पढ़ाएंगे। सही। ऑलमोस्ट हम अपने 6 मॉड्यूल पर पहुंच चुके हैं। हमारे 5 मॉड्यूल जो है वो कवर हो चुके हैं। अब मॉड्यूल 1 में हमने देखा था कि भाई हम पाइथन को पढ़ क्यों रहे हैं, बेसिकली पाइथन की इम्पोर्टेंस क्यों है, हम सी लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ रहे, सी प्लस प्लस क्यों नहीं पढ़ रहे। तो उसका आंसर हमारे पास ये था कि भाई पाइथन जो है वो सबसे पहले तो आसान लैंग्वेज है, मतलब उसको हर कोई सीख सकता है। अगर आप कोई और पाइथन से लैंग्वेज को उठाएं तो वो सीखने में जो है ना बड़ी ही मुश्किल है। और उसके अंदर हमारे पास जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं चीज़ों को, इफ एल्स फॉर या फिर दूसरे कीवर्ड्स, वो उसमें दूसरी लैंग्वेज है। तो हमारे पास ये एक ह्यूमन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि इंसानों की जुबान से रिलेट करती है। दूसरा इसका मेन पॉइंट ये था कि भाई हमारे पास इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। अब क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है तो हमें इसमें अगर कोई एरर आता है तो उस कम्युनिटी से हम उस एरर को सॉल्व करवा सकते हैं। या फिर उस कम्युनिटी में किसी को कोई कभी एरर आया होगा तो उसने उसका सोल्यूशन जो है ना हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल कर दिया होगा। तो ग्रोथ हमारी इसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हम स्टक नहीं होंगे किसी प्रॉब्लम पे कम्युनिटी की हेल्प की मदद से। तीसरा इसका ये पॉइंट था कि ये स्पीड में काफी तेज है। सही। दूसरी लैंग्वेजेस से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये स्पीड में बड़ी ही तेज है। सिर्फ पाइथन को अगर आप इस्तेमाल करें तो ये थोड़ी सी तेज नहीं है। इसके साथ हम कुछ लाइब्रेरीज को अगर इम्प्लीमेंट कर दें, नमपाई को, पांडास को, तो फिर ये 10x 100x स्पीड में जो है वो रन हो रही होती है। सही। चौथा इसका पॉइंट क्या था, चौथा या पांचवा मैं भूल गया, चौथा या पांचवा चले, कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, डेटा माइनिंग, इन बड़ी बड़ी फील्ड्स में जो है ना इस्तेमाल हो रही है। इन बड़ी बड़ी फील्ड्स में हम इसको, इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए अपने टास्क को, अपनी चीज़ों को जो है ना वो देख रहे हैं, उसको परफॉर्म कर रहे हैं। सही। मैंने तमाम आपको आउटपुट दे दिया। और ये कुछ टूल्स हैं, पांडास, नमफाई, टेंसर फ्लो, जो पाइथन के साथ इस्तेमाल होते हैं हमारे पास कॉमनली। ये हमारे पास असल में और एडवांस चीज़ें आ जाती हैं। हमने अभी बेसिकली पाइथन पे अपना जो है ना वो कॉन्सेप्ट रखना है। तो इसमें से अगर कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ है तो मैं उसको आपको बताता हूँ। सही। तमाम कंपनीज इसको इस्तेमाल कर रही हैं, गूगल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, अमेजोन। अब क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इसको जो है ना बैक कर रही हैं, मतलब इसको सपोर्ट कर रही हैं, इसको स्पॉन्सर कर रही हैं, इनके स्पॉन्सर की वजह से इसका जो पाइथन का जो एक समझ लें एक ग्रोथ है, वो इसकी जो एक क्षमा है वो और ज्यादा रोशन हो जाती है। मतलब हमें इसके ऊपर और ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है कि भाई पाइथन जो है वो मार्केट से भागने वाली नहीं है आसानी से। फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है। बाकी लैंग्वेजेस जो हैं हमारे पास सी प्लस प्लस, PHP, जावा, जावा स्क्रिप्ट, सी हैश, उनका ग्राफ अब नीचे जा रहा है। मतलब अब उन लैंग्वेजेस को लोग जो है ना सीख नहीं रहे, मतलब लोग उसको स्किप कर रहे हैं वक्त के साथ साथ। 2009 से 2020 तक हम इस ट्रेंड को देख रहे हैं। उसमें आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि भाई ये पाइथन के ग्राफ है, हमारे पास पाइथन की हमारे पास यूजिबिलिटी बढ़ती जा रही है। सही। और जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उसका आप ग्राफ देखें, वक्त के साथ साथ जो है ना नीचे आ रहा है। सही। तो हमारे पास यहाँ पे पाइथन की जो है ना एक इम्पोर्टेंस का पता चला कि दुनिया पाइथन को एक्वायर कर रही है और दूसरी लैंग्वेजेस से अपना पीछा छुड़ा रही है। बाकी लैंग्वेजेस की भी अपनी जो है ना वो
एक इम्पोर्टेंस है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर, क्योंकि हम जनरली बात कर रहे हैं तो जनरली हम देख रहे हैं कि पाइथन जो है वो आगे बढ़ रही है। इसकी जॉब्स जो है वो बहुत ज्यादा आ रही है, सबसे ज्यादा पाइथन की जॉब्स आई थी, हमने ये चेक किया था। इसी तरीके से हमारा जो है वो लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था। उसमें हमने देखा था कि जुपिटर किस तरीके से इंस्टॉल करना है और कोलैब को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी, इंस्टॉलिंग देखी थी, और जुपिटर नोटबुक और गूगल कोलैब के फीचर्स को हमने गो थ्रू किया था। इसमें से आपको कोई सवाल? अच्छा, कुछ लोगों के पास तो अभी तक जो है ना, अभी तक भी पाइथन इंस्टॉल नहीं हुई, और पाइथन जो है ना उनके पास नहीं चल रही, किसी के पास जुपिटर नोटबुक नहीं चल रहा, तो मेरा उनके लिए सबसे आसान हल यह है कि आप क्या करें, गूगल कोलैब को ऊपर अपना वर्किंग करें, गूगल कोलैब के ऊपर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अगर आपके पास जो है ना किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से चीज़ें नहीं चल रही, तो आप इसका इस्तेमाल करें। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ना करें कि भाई मेरे पास जुपिटर नोटबुक चलेगा तो मैं इसको जो है ना कंटिन्यू करूंगा। गूगल की तरफ से हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप ये देखें। दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब मैं जो भी चीज़ रन करूंगा मैं इसमें आपको रन करके दिखा दूंगा। जी, ऑनलाइन कंपाइलर्स भी होते हैं पाइथन के लिए, जिसमें से सबसे बड़ा और सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन कंपाइलर गूगल कोलैब है। ये हमारे पास कंपाइलर, हम इसको कह सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं कोलैब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कोई और इस्तेमाल करूंगा, तो मैं लिखूंगा पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर। सही, जैसे मैं लिख के सर्च करूंगा तो मेरे पास अनलिमिटेड जो है ना पाइथन कंपाइलर्स आ जाएंगे। मैं वेबसाइट्स को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद उसको अपने न्यू विंडो में खोल लूंगा, अपना कोई भी कोड लिखूंगा, उसको रन करूंगा, तो मेरे पास पाइथन जो है वो रन हो रही होगी और उसका आउटपुट मेरे पास शो हो रहा होगा। तो अगर आपके पास पाइथन रन नहीं हो रही, तो आप ऑनलाइन पे पाइथन को इजीली जो है वो चला सकते हैं। इसको देखें, मैंने पाइथन हेलो वर्ल्ड लिखा, उसका मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। अभी तक कोई सवाल? इसी तरीके से पहला स्लाइड हमने इसको मुकम्मल किया, इसको हम कट करते हैं। अब हम आ गए हैं लेक्चर नंबर अपने 2 पे। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था कि भाई हेलो वर्ल्ड हम किस तरीके से चला सकते हैं पाइथन में, और पाइथन का सिंटैक्स को हमने देखा था कमांड लाइन के अंदर। भाई एग्जांपल देखी थी कि भाई इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, तो हमारे पास जो है ना उसका प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे आप बताएं मेरे पास एरर है या फिर ये जो है ना इसका आउटपुट मेरे पास आ जाएगा, जल्दी से जवाब दें, ताकि हमारे पास 1 घंटा बचा, हम तमाम लेक्चर्स को कवर करना है। इसका आउटपुट मेरे पास क्या आएगा? मैं इस चीज को कॉपी करके अपने पास चलाऊं तो जल्दी से दें। एक बंदे का मैसेज आया, दूसरे बंदे का मैसेज आया, सही, तीसरे बंदे का भी आ गया, बाकी लोगों का क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया कि यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि हमारा आइडेंटिटेशन प्रॉब्लम होगी। सही, यहाँ पे मुझे कुछ स्पेसेस देने पड़ेंगे लिमिटेड टैब की सूरत में, जिसको हम आइडेंटिटेशन कहते हैं। अगर उसके बगैर चलाएंगे तो हमारे पास एरर आ रहा होगा। फिर हमने पाइथन में कमेंट्स देखे थे कि भाई जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप उसके अंदर अपने कमेंट्स को इस्तेमाल करें, ताकि कल को कोई बंदा आके आपकी कोडिंग पे जो है ना वर्क करता है तो उसको एरर ना आए, उसको पता चले कि भाई आपने क्या लॉजिक इस्तेमाल की थी। मिसाल के तौर पे ये आपका कोड है, सही, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको इस बात का पाबंद करेगी कि आप डॉक्यूमेंटेशन करें, आप कमेंट्स का इस्तेमाल करें। अब इन कमेंट्स को इस्तेमाल करना डॉक्यूमेंटेशन के जमरे में आता है। सही, अब इन कमेंट्स को क्यों इस्तेमाल करने पे आपको पाबंद करेगी? इसलिए कि कल को अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आपको फायर करे, आपको कंपनी से निकाले और दूसरे डेवलपर को हायर करे, तो उस डेवलपर के लिए, उस कोडर के लिए आपकी कोडिंग समझने में आसानी हो। सही, उस डेवलपर के लिए आसानी ना हो, आपके लिए भी आसानी हो, कि आप सिर्फ एक फाइल पे काम नहीं कर रहे होंगे, आप 100 ऑफ फाइल्स पे काम कर रहे होंगे। आप जब किसी फाइल पे आए तो आप CTRL F करके या फिर उस कोड पे
आके समझ सकें कि भाई मैंने जो है ना यहाँ पे क्या फंक्शन और क्या जो है ना असल में लॉजिक का इस्तेमाल किया है, और फिर उस लॉजिक को देखते हुए आपके पास कोई एरर है तो उसको आप एरर को सॉल्व कर सकें, या फिर आपने उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस करनी है तो आप उसको देख सकें। तो वही पाइथन का ही हमारे पास ये मल्टी लाइन पाइथन के कमेंट्स हमने किस तरीके से देखे थे कि हम जो है ना शुरू में डबल कोट्स 3 दफा इस्तेमाल कर देंगे और आखिरी में डबल कोट्स 3 दफा इस्तेमाल कर देंगे, तो हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट आ जाएगा। फिर वेरिएबल्स देखे थे, वेरिएबल्स क्या चीज थी कि भाई डेटा को, वैल्यू को, जो कि मुख्तलिफ डेटा टाइप है उसको सेव करवाना किसी भी बक्से में। मिसाल ले लें आप, कोई सवाल एम्प्टी कंटेनर्स, हाँ, अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो एम्प्टी कंटेनर होता है, उसके अंदर हम कोई वैल्यू को इनिशियलाइज करा देते हैं, तो फिर वो जो कंटेनर है उस वैल्यू को होल्ड कर रहा होता है। वेरिएबल्स में मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। उसके बाद हमने कास्टिंग देखा था। कास्टिंग क्या था कि हमारे पास 3 है, अब 3 की मैंने डेटा टाइप चेंज करनी है। अब डेटा टाइप यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर से मुझे स्ट्रिंग में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। अब ये 3 मेरे पास इंटीजर वैल्यू में नहीं होगा, मतलब इसको हम 3 नहीं कह सकते। अब पाइथन इसको स्ट्रिंग जो है ना वो समझेगा। इससे क्या होगा कि जब हम इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर किसी स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट करा रहे होंगे तो इजीली हमारे पास वो कॉन्केटिनेट हो जाएगा और एरर नहीं देगा। कोई सवाल यहाँ तक किसी भी वेरिएबल की, किसी भी लिस्ट की, टपल की डेटा टाइप चेक करने के लिए हम टाइप का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और उस फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल का, फंक्शन का डेटा टाइप का पास करते हैं। जैसे उसको पास करते हैं तो उसका हमारे पास जो है ना आउटपुट शो हो जाता है। सिंगल कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है, कोई भी इसमें एरर नहीं है। एरर हमारे पास कब आएगा, एरर हमारे पास जब आएगा कि हम किसी वेरिएबल को ए बड़ा करते हैं और ए छोटा इस्तेमाल करें, तो हमारे पास यहाँ पे केस सेंसिटिव जो है ना क्या कहते हैं मसला आएगा। मतलब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम ए ऐसे करें, ए कैपिटल या फिर ए स्मॉल, तो जो हमारे पास वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो इन दोनों को एक ही समझती हैं। मतलब यहाँ पे पहले 4 था तो ओवरराइट करके इस ए में क्या कर देगी, वो सैली लिख देगी। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में अगर आप एक एक छोटा ए इस्तेमाल करेंगे, एक कैपिटल ए इस्तेमाल करेंगे, तो पाइथन इन दोनों को अलग अलग देखेगा, इनको अलग अलग काउंट करेगा, इनको एक जैसा नहीं समझेगा। वो क्यों नहीं समझेगा, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस है। वेरिएबल नेम्स हमने देखा था कि भाई जब भी हम वेरिएबल्स नेम बनाएंगे तो हमें किन बातों को ख्याल रखना है, हमें इन बातों को ख्याल रखना है कि हमारा जो नाम है, जो भी हम वेरिएबल बना रहे हैं, वो हम आ, किसी इंटीजर से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी भी स्पेशल करेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते। सही, हम स्मॉल, कैपिटल और अंडरस्कोर से तो स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अलावा किसी चीज से अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है इलीगल वेरिएबल्स की, कि शुरू में आप टू लगा देंगे तो हमारे पास ये वेरिएबल असल में इनिशियलाइज नहीं होगा, एरर आएगा। शुरू बीच में हाइफन डाल दें या बीच में स्पेस डाल दें तो ये हमारे पास डिफाइंड रूल के अगेंस्ट जाके चीजें इस्तेमाल हो रही होंगी। यहाँ तक कोई सवाल आपका? स्नेक केस, कैपिटल केस, कॉमन केस, ये आपको पता होगा। तो भाई ये शुरू का लफ्ज हमारे पास जो है वो कैपिटल है, बाकी सारे शॉर्ट हैं, तो इसको हम कैमल केस कहेंगे। अगर ये सारे कैपिटल वर्ड हों तो फिर इसको हम कैपिटल केस कहेंगे। अगर ये जे भी छोटा हो तो इसको हम स्मॉल केस कहेंगे। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा लेक्चर भी कवर हो गया। तीसरे लेक्चर पे आते हैं। तीसरा लेक्चर हमारे पास क्या है? तीसरा लेक्चर हमारे पास वेरिएबल्स से रिलेटेड है, और वेरिएबल्स के अंदर मल्टी वैल्यूज को असाइन करवाना। तो हमने देखा था कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि एक्स वाई जेड हम लिखेंगे, एक्स वाई जेड लिखने के बाद बीच में कॉमा से उनको हम डिफरेंशिएट करा रहे हैं। डिफरेंशिएट कराने के बाद 3 वैल्यूज को कॉमास के साथ लिख देंगे, तो 1 बाय 1 वैल्यूज उठ के उन वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास सेव हो जाएंगी। सेव होने के बाद हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। सही।
अगर हम चाहें तो एक्स को लिखें, फिर इजिकल्स लिखें, फिर ऑरेंज लिखें, फिर वाई लिखें, फिर इजिकल्स लिखें, फिर चेरी लिखें। तो इस तरीके से भी करा सकते हैं, लेकिन बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास ये है। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भाई इस तरीके से भी हम मुख्तलिफ वैल्यूज के अंदर वैल्यूज जो है वो दे सकते हैं। अब x के पास y होगा, y के पास z होगा, z के पास ऑरेंज होगा। तब क्योंकि z के पास ऑरेंज है तो फिर ये ऑरेंज इन तमाम वैल्यूज के पास असाइन हो जाएगा। डेटा टाइप्स को देखा था, डेटा टाइप स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, टपल, रेंज, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, पूल और बाइट्स की सूरत में हमारे पास मौजूद होती है, जिसको हम काफी डिटेल में सीख चुके हैं। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो कि भाई ये स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर क्या है, इसको भी हम देख लेंगे। सही, ये हमारे पास वही चीजें हैं, इसको हम स्किप करते हैं। इंटीजर हमारे पास बिना डेसिमल के होते हैं और फ्लोट हमारे पास डेसिमल के साथ होते हैं। कॉम्प्लेक्स हमारे पास स्ट्रिंग और इंटीजर की कॉम्बिनेशन होती है। सही, ये इंटीजर आ गया, पॉइंट में कोई वैल्यू आ रही है, फ्लोट आ गया, और इंटीजर और स्ट्रिंग की कॉम्बिनेशन ले लें तो उसको हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कहते हैं। और अगर इसी चीज को हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लगा दें तो उसको हम स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग जो है ना वो लेके चल रहे होते हैं। इस तरीके से डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। ये फिर हमारे पास स्ट्रिंग फ्लोट आ गई, इसको हम स्किप करते हैं। कोई सवाल कहीं पे आप कर सकते हैं। मल्टी स्ट्रिंग मतलब हम एक वैल्यू को असाइन कर रहे थे किसी वेरिएबल के अंदर, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई हम पूरा एक पैराग्राफ किसी वैल्यू के अंदर जो है ना वो असाइन कर दें, तो फिर हम ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमास को इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर असाइन करवा सकते हैं। सही, अगर मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाऊं, मतलब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा एक लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा एक लगाया और उसके अंदर ये वेरिएबल लिखो, तो वो असाइन नहीं होगा। हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास एरर आ रहा होगा। हम चाहते हैं एरर ना आए तो ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद ये हमारे पास लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। सही, यही बता रहा है कि अगर ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास को नहीं करेंगे तो लाइन ब्रेक वो समझेगा। अपने लेक्चर नंबर 3 पे आते हैं और उसमें हमने स्ट्रिंग और एरे उसको देखा था। स्ट्रिंग और एरेस क्या थी हमारे पास कि भाई ये मेरे पास एक एरे है। आप इसको लिस्ट नहीं समझें, लिस्ट में तो हम अलग अलग वैल्यूज को देते हैं ना। अगर एक सिंगल हमारे पास स्ट्रिंग है तो उसको हम एरे कहेंगे। अब इसमें से हमें एच को जो है ना सिर्फ प्रिंट करवाना है तो हम A1 लिखेंगे तो हमारे पास एच आएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। इसको अगर हमें पूरा प्रिंट करवाना है तो हम इसको फिर इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ ए लिखेंगे। ए जैसे लिखेंगे तो पूरा हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। सही, अब जैसे कि हम लिस्ट पे फोर लूप लगाते थे तो हम किसी स्ट्रिंग पे भी फोर लूप लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि करेक्टर बाय करेक्टर वैल्यूज रीड होंगी और उसका आउटपुट शो हो रहा होगा। लेंथ किसी भी वेरिएबल की मालूम करनी हो तो लेंथ के फंक्शन से इस्तेमाल करते हैं। लेन उसकी जो है ना एक हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है। लेन हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि पाइथन ने खुद से बनाया हुआ है। उसके अंदर जो है ना कोई फंक्शंस लगाए होंगे। हमने अभी क्या सीखे, हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन सीखे जो कि हम अपने खुद ब खुद बना सकते हैं। उसके बाद हमने स्लाइसिंग को देखा था। स्लाइसिंग हमारे पास क्या होता है, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग मौजूद है और उस स्ट्रिंग को हमें पूरा जो है ना उसका आउटपुट नहीं देखना। अब क्योंकि हमें उसका पूरा आउटपुट नहीं देखना तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल लिखते हैं। वेरिएबल लिखने के बाद ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट्स में हम वैल्यूज पास कर देते हैं कि भाई कहाँ से लेके कहाँ तक मेरे पास उसका आउटपुट शो हो। तो इसको हम कोलैब में चला लेते हैं कि भाई कोलैब हमारे पास काम करती भी है नहीं करती। शुरू में जब आप पहली दफा चला रहे होंगे तो थोड़ा सा वक्त लेगा, क्योंकि आपके पास आपका जो रिमोट जीपीयू है वो कनेक्ट हो रहा होता है। जैसे वो कनेक्ट हो जाएगा तो आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। अब गूगल ने आपको यहाँ पे देखें आप कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया और गूगल ने आपको जो है ना रैम और डिस्क असाइन कर दी है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मेरे पास
अपना ये उठ के आ रहे हैं यहाँ पे 0, इसको बड़ा करता हूँ। यहाँ पे हमने 2 लिखा है, तो 2 से मुराद क्या है कि 0 1 2, 2 हमारे पास ये L बन रहा है, तो L से लेके कहाँ तक जाओ, 5 तक जाओ, तो 0 1 2, यहाँ से उठाया इसने 2 3 4, 5 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एक वैल्यू कम लेता है। यहाँ पे कोई मसला स्लाइसिंग में, अभी क्लियर कर लें ताकि आगे मसला ना हो। सही, अगर हम किसी भी स्लाइसिंग को स्टार्ट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मतलब हम चाह रहे हैं कि भाई स्टार्ट से तो कुछ भी ले लो और आखिरी 5 तक चलो, तो फिर वो क्या करेगा, वो 0 से स्टार्ट करेगा जब हम उसको कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे होंगे। कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे होंगे तो वो H से उठाएगा भाई और 5 तक चलेगा। तो हमारे पास सिर्फ हेलो आ गया है। अगर मैं यहाँ से 5 हटा दूं तो फिर इससे मुराद होगा कि शुरू से सब लो और आखिरी तक भी सब लो, तो हेलो वर्ल्ड पूरा हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। और अगर इसको सिर्फ मुझे हेलो वर्ल्ड पूरा प्रिंट करवाना है तो इसको मैं हटाऊंगा और सिर्फ बी पास करूंगा, तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड शो हो रहा होगा। सही, यहीं यहीं पे ये बता रहा है। और अगर इसको मुझे रिवर्स में आप प्रिंट करवाना हो तो कोई मुझे जल्दी से यूजर बता दे कि इसको मैं रिवर्स में किस तरीके से प्रिंट करवा सकता। मुझे सुमैया या फिर नीरज मुझे बताएं कि मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना मेरे पास, एक सेकंड अभी लिखिएगा नहीं ना, सब देख लेंगे आपका आंसर, अब लिखें। अब मुझे बताएं कि भाई ये हेलो वर्ल्ड मुझे जो है ना नेगेटिव प्रिंट करवाना है, मैं किस तरीके से करवाऊँ। इकरा है हमारे पास, सुमैया है, हुसैन है, नीरज है। नीरज ने मुझे बिल्कुल सही आंसर जो है वो दे दिया है। जिशान है, जिशान ने अभी दोबारा ज्वाइन किया। जिशान, मैं चाह रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड तो मेरे पास यहाँ पे अभी सिंपली आ रहा है ना लिखा हुआ, मैं चाह रहा हूँ कि ये हेलो वर्ल्ड रिवर्स में हमारे पास प्रिंट हो, मतलब इस तरीके से कि पहले ये आए, फिर डी आए, फिर एल आए, फिर आर आए, फिर ओ आए, फिर डी आए, मतलब इस तरीके से ये पूरी सारी चीजें रिवर्स में मेरे पास आ रही हैं। तो मैं स्लाइसिंग में क्या वैल्यू पास करता हूँ जो कि मेरे पास रिवर्स में चीजें आ रही होती हैं। सुमैया ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, नीरज ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। और स्टूडेंट कोई, इकरा, जिशान, अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ दोबारा, मेरे पास सिंपली रन हो रहा है। सही, मैं एक और कॉलन का इस्तेमाल करूंगा और मैं 1 दूंगा तो सिंपली वो उसी तरीके से आ रहा होगा प्रिंट। और अगर मैं इसको -1 कर दूंगा तो इससे मुराद ये होगा कि भाई जब अब आप स्टेप लो, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेप कहते हैं, तो हम इसको बता रहे हैं कि अब स्टेप आप अपना नेगेटिव लो। 1 लिखने से मुराद था कि आप एक एक स्टेप लो, शुरू से एक लिया, फिर एक स्टेप लिया उसने ई पे, फिर एल पे लिया, फिर ओ पे लिया, ये एक ऐसे स्टेप ले रहा था। लेकिन जब हमने इसके पास माइनस लगा दिया तो माइनस स्टेप कहाँ से शुरू होगा, आखिरी से शुरू होगा। ये -1 लिया इसने, फिर -1 लिया, इस तरीके से। जब भी हमें किसी चीज को नेगेटिव फॉर्म में प्रिंट करना है तो हम -1 का इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास वो चीज नेगेटिव अपना रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाती है। ये चीज भी हमने देख ली थी। कोई भी चीज हमें यहाँ से शुरू करनी है, मिसाल के तौर पे इसको मैं 1 करता हूँ दोबारा, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि भाई सिर्फ वर्ल्ड हमारे पास आए, वर्ल्ड के बाद तमाम चीजें आए, तो मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा। तो 6 से हमारे पास जो है ना ये एरे शुरू होगी। शुरू होने के बाद अनलिमिटेड चलेगी क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल पास नहीं करवाया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 8 तो फिर हमारे पास लिमिटेड जो वैल्यूज होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। सही, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देख लिया, इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्किप करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बी इनिशियलाइज हुआ हुआ है और बी को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। तो बी के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है हेलो वर्ल्ड। मैं चाह रहा हूँ कि भाई बी
के अंदर तमाम चीजें जो मौजूद हैं वो अपर कैपिटलाइज हो जाएं। मैं अपर का फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, तमाम चीजें जो है ना वो कैपिटलाइज हो जाएंगी। सही। देख, तमाम चीजें मेरे पास कैपिटलाइज फॉर्म में रिटर्न हो गई। मैं चाहता हूँ कि ये तमाम मेरे पास स्मॉलर में आए, तो मैं फिर स्मॉल का फंक्शन इस्तेमाल कर दूंगा। स्ट्राइप का फंक्शन में आए तो मैं स्ट्राइप इसके साथ रिटर्न कर दूंगा। अभी तक कोई सवाल? ये तमाम चीजें भी हमने फिर पढ़ ली थी। एक हमारे पास इस चीज के अंदर इम्पोर्टेंट चीज क्या थी, वो ये थी कि भाई अब ये हेलो वर्ल्ड मुझे जो है ना प्रिंट करवाना है, और हेलो वर्ल्ड के अंदर जो है ना हेलो लिखा हुआ है, फिर वर्ल्ड जो है ना सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। तो वो किस तरीके से कर सकता हूँ मैं? वो इस तरीके से कर सकता हूँ, मैंने तो पहले लिखा बी, बी हेलो वर्ल्ड आ गया, लेकिन अगर मैं इसके अंदर स्लैश लगा के एन लगा दूं तो हेलो ऊपर लिखा हुआ आएगा और वर्ल्ड नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस भी हमने पढ़े हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने ये हटा दिया, उसको मैंने रन किया, रन करने के बाद सिंपली हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये हेलो वर्ल्ड के बीच में जो है ना एक टैब का स्पेस आए। तो बजाय कि मैं टैब इसके अंदर टैब के स्पेसेस दूं, मैं सिंपली स्लैश टैब इस्तेमाल करूंगा, स्लैश टी। स्लैश टी करने के बाद एक टैब का मेरे पास स्पेस आ जाएगा। मैं दो टैब इस्तेमाल करूंगा तो दो टैब का इस्तेमाल आ जाएगा। शर्त क्या है कि आपने बैक स्लैश का इस्तेमाल करना है। बैक स्लैश का जैसे इस्तेमाल करेंगे आपके पास उसका आउटपुट आ रहा होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, लेकिन हेलो वर्ल्ड डबल इन्वर्टेड कॉमाज में आए, तो मैं एक इन्वर्टेड कॉमा ऐसे इस्तेमाल करूंगा स्लैश की मदद से, दूसरा इन्वर्टेड कॉमा स्लैश की मदद से इस्तेमाल करूंगा। जैसे इसको मैं रन करूंगा तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड डबल इन्वर्टेड कॉमाज में आ रहा होगा। और अगर अगर तो मैं ये स्लैश हटा दूं, सही, ये मैंने स्लैश हटाया और मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो ये रन नहीं होगा, मेरे पास एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि पाइथन कंफ्यूज हो गया, बोला यार ये वाला इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, सही, और ये यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद ये वैल्यू उसको नहीं पता, क्योंकि पाइथन के अंदर तो ये रूल है ना कि एक डबल इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हो या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हो, और जब दूसरा कोई इन्वर्टेड कॉमा आए उसके ऊपर आप खत्म हो जाओ, तो सिंपली पाइथन यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब पाइथन को बताना है कि भाई आप इसको स्किप कर दो, आप इसको समझो नहीं डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो मैं स्लैश का इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ पे एरर आएगा। अब पाइथन को बताने के भाई यहाँ पे एरर नहीं लाओ, आप इसको आप इन्वर्टेड कॉमा समझो। तो फिर हम यहाँ पे फिर इन्वर्टेड कॉमा का साइन लगा के इसको रन करेंगे। सही। स्केप करेक्टर भी हम इस तरीके से हाँ कर लिए। स्लाइड में आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास स्केप करेक्टर मौजूद हैं। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपके पास हाँ सही हो जाएंगे इसका कॉन्सेप्ट। और अभी तक कोई सवाल हो तो आप जो है मेरे से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रिंग मेथड्स पढ़े थे। स्ट्रिंग में हमने कैपिटलाइज का मेथड पढ़ा था, केस फोल्ड का मेथड पढ़ा था, सेंटर का मेथड पढ़ा था। इससे क्या होगा कि वही तमाम चीज़ें कैपिटलाइज हो जाएंगी, जैसे कि अभी हमने देखी थी। केस फोल्ड करेंगे तो केस फोल्ड में आ जाएगा, सेंटर करेंगे तो तमाम का तमाम वेरिएबल स्ट्रिंग जो होंगे वो अपने पास सेंटर में रिटर्न कर रहे होंगे। उसके ऊपर हमने देखा था कि भाई हमने डेटा टाइप तो देखी इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट और इंटीजर की फॉर्म में, लेकिन हमारे पास एक और पाइथन के अंदर जो है ना वो डेटा टाइप मौजूद है जिसको हम कहते हैं बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप में हमारे पास दो चीजें होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को आप जीरो और वन भी समझ सकते हैं। जीरो से मुराद फॉल्स और वन से मुराद ट्रू। अब बूलियन जो है ना वो मशीन लैंग्वेज होती है, सही, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को चेक करना कि वो अपने पास इंटीजर है या नहीं है, तो हम इस इंस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और मेरे पास फिर आउटपुट ट्रेंड हो जाएगा कि हाँ भाई हमारे पास ये ऑप्शन इंटीजर है या नहीं है। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स को देखा था कि पाइथन के अंदर हम मुख्तलिफ ऑपरेटर्स को बगैर इन्वर्टेड कॉमास के जो है ना इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हमारे पास परफॉर्म ऑपरेशन हो रहा होगा। एडिशन देखी थी, सब्ट्रैक्शन देखी थी, और डिवीजन को हमने लेके चला था।
ये भी हमारे पास स्लाइड है, इसी तरीके से कंप्लीट हो गई। लिस्ट को फिर हमने पढ़ा था। लिस्ट में हमारे पास क्या था कि एक वेरिएबल हम इनिशियलाइज करा देते हैं। पहले तो हम सिंगल सिंगल वैल्यूज पास कर रहे थे, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि एक वेरिएबल बनाएं और उसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज को सेव करवा दें, एक से ज़्यादा वैल्यूज को। जब एक से ज़्यादा वैल्यूज को सेव करवाएंगे किसी भी वेरिएबल के अंदर, तो फिर उसको हम लिस्ट का नाम देते हैं। सही। अब लिस्ट को हम जब भी उसका आउटपुट देखना चाहते हैं तो या तो हम स्लाइसिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम देख के आ चुके हैं। स्लाइसिंग का अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि तमाम आउटपुट जो है ना वन बाय वन हमारे पास आ रहा हो, तमाम लिस्ट की वैल्यूज, तो फिर हम क्या करते हैं, हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। हम लूप्स में फोर लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लूप्स में फिर वाइल लूप्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लिस्ट अब क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट है, तो उस की असल में बेस क्या है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा एप्पल कहाँ है, बनाना कहाँ है और चेरी कहाँ है, तो फिर उसको हम इंडेक्स की मदद से जो है ना एक्सेस करते हैं। अब हमने देख लिया कि भाई सबसे पहले जो वैल्यू होगी वो 0 इंडेक्स पे होगी, दूसरी होगी वो 1 इंडेक्स पे होगी, और तीसरी जो होगी वो 2 इंडेक्स पे होगी। हमारी लिस्ट जो है वो 0 से शुरू होती है, तो जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उस लिस्ट के अंदर, उससे हम एक वैल्यू कम उस लिस्ट के इंडेक्स को कहेंगे। मतलब मैं यहाँ कहूंगा कि भाई अब यहाँ पे इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है आखिरी वो है 2। ये चीज़ अभी हम देख चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि भाई लिस्ट हमारे पास ऑर्डर्ड होती हैं, और अपने पास ये चेंजेबल होती हैं। चेंजेबल में क्यों कह रहा हूँ कि लिस्ट चेंजेबल होती हैं, क्योंकि हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट मौजूद है टपल का। टपल हमारे पास चेंजेबल नहीं है, उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। लिस्ट में हमारे पास जो है ना वो जो भी वैल्यूज हों वो चेंज हो सकती हैं। लिस्ट हमारे पास डुप्लीकेशन को भी अलाउ करती है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं एक लिस्ट बनाऊँ, उसके अंदर 2 दफ़ा एप्पल लिख दूँ, तो मेरे पास एरर नहीं आएगा। सही। लेकिन अगर मैं एक सेट बनाऊं, जो कि हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर फिर वैल्यूज की डुप्लीकेशन सेट आने नहीं देता, क्योंकि सेट की एक क्वालिटी है कि उसके अंदर यूनिक वैल्यूज हमेशा पास होती हैं। किसी भी टपल को, किसी भी चीज को मुझे अगर लिस्ट की डेटा टाइप में लाना है, तो मैं फिर लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मैं str हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी भी चीज को स्ट्रिंग फॉर्मेट में लाने के लिए, इसी तरीके से अगर हमें किसी चीज को लिस्ट फॉर्मेट में लाना है तो फिर हम लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। उसकी मदद से हमारे पास वो चीज जो टपल होगी या फिर एरे होगी वो लिस्ट फॉर्म में आ जाएगी। हम लिस्ट इस तरीके से भी बना सकते हैं कि भाई हम यहाँ पे जो है ब्रैकेट्स ये वाले नहीं दें, ये वाले ब्रैकेट्स ना दें, और हम लिस्ट लिखें और उसके अंदर वैल्यूज को पास करवा दें, तो हमारे पास वो यही काम करेगी जो काम इस पे हो रहा होता है। सही। पाइथन कलेक्शंस, एरेज, टपल्स। टपल्स फिर हमने देखा था कि भाई क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। लिस्ट होती है, टपल होती है। टपल क्या होती है कि जिसमें चेंजेस नहीं हो सकते, लेकिन तमाम काम उसके लिस्ट वाले होते हैं। सही। उसमें भी वैल्यूज इस तरीके की होती हैं। अगर मैं यहाँ से लिस्ट हटा दूँ और इस तरीके से किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करूँ, तो वो टपल की सूरत में इनिशियलाइज होगी, जो कि बन गई तो बन गई, उसमें फिर आप कोई चेंजेस या फिर एडिशन अपेंड नहीं करवा सकते। सेट क्या होता है, सेट हमारे पास डुप्लीकेट चीजें नहीं आ सकती, डुप्लीकेट चीजें नहीं आ सकती। और लेकिन उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। उसकी एक और खासियत ये थी कि उसके अंदर फिर इंडेक्स नंबर नहीं होता। सही। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट हमने समझा था डिक्शनरी का। डिक्शनरी में क्या था कि की और वैल्यूज के पेयर में हमारे पास चीजें मौजूद होती हैं। जब भी हमें किसी चीज को जो है ना वो गेट करना होता है, तो हम की पास करते हैं। जैसे ही वो की उस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास गेट हो जाती है, मैच कर जाती है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास रिटर्न हो जाती है। हमारे पास लिस्ट हो गई, टपल हो गए, सेट हो गए या फिर डिक्शनरी हो गई, इन तीनों का आउटपुट हम लूप्स की मदद से हासिल करते हैं, या फिर स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का मदद लेते हैं। इसमें भी हमारे पास और चीजें बाकी देखने की नहीं है, क्योंकि हम गो थ्रू कर रहे हैं। कोई भी सवाल बीच में हो कि यार ये वाली स्लाइड सर आप बताएं कि समझ नहीं आई, ये हमारे पास एरर आ रहा है, यहाँ पे एक्सटेंड आपने क्यों लिखा है, तो मैं फिर आपको इसको
बताने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो थोड़े से भी डगमगाए ना। एक्सटेंड क्या होगा, यहाँ पे एक और ये ट्रॉपिकल ऐड कर देगा। अच्छा, ये वाला ट्रॉपिकल इस वाली लिस्ट में ऐड कर देगा यहाँ पे। तो इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ जाएगी, ये वाली। सही। आइट्रेबल है बिल्कुल। आइट्रेबल मीन्स चेंज हो सकती हैं, और उसको फिर हम फोर लूप की मदद से जो है ना, वन बाय वन चीजें उसकी अपने पास ला सकते हैं। किसी भी लिस्ट को, वेरिएबल के अंदर से किसी भी चीज को हमें डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं, डिलीट के फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, डेल लिखते हैं। मतलब ये मैं उठाया मैंने, इसको मैं आपको दिखा दूं क्योंकि इसमें आपके पास मसला होगा कॉन्सेप्ट में। मैंने लिस्ट बनाई। सही, मैं चाहता हूँ कि अब ये लिस्ट डिलीट हो जाए मेरे पास। मैं डेल लिखूंगा, डेल का मतलब डिलीट, और डिलीट करने के बाद क्या डिलीट करो, ये लिस्ट को डिलीट कर दो। तो मेरे पास अब ये लिस्ट जो है वो डिलीट हो चुकी है। मुझे कैसे पता चलेगा ये डिलीट हो गई है, मैं इस लिस्ट का नाम कॉल करके रन करूंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा कि भाई ये चीज़ तो कोई डिफाइन ही नहीं है। सही। अब मैंने इसको रन किया, और मैं चाहता हूँ कि भाई इस लिस्ट में से जो है ना वो बनाना रिमूव हो जाए, एप्पल और चेरी रहे। अब मेरे पास स्टॉक में से बनाना जो है ना वो खत्म हो गया। अब क्योंकि स्टॉक में बनाना मौजूद नहीं है, तो बनाना को जो है ना रिमूव करना है, तो मुझे पता है कि भाई बनाना का इंडेक्स नंबर क्या है, बनाना का इंडेक्स नंबर 0 1। बनाना का इंडेक्स नंबर 1 है, मैं यहाँ पे 1 पास करूंगा। मेरे पास लिस्ट में से बनाना जो है वो रिमूव हो जाएगा, और अगर मैं दोबारा लिस्ट को देखूंगा तो मेरे पास एप्पल और चेरी सिर्फ नजर आ रहे होंगे। सही। तो इस तरीके से आप अपना जो है एक आ, वो उस तमाम चीजों की लिस्ट बना सकते हैं कि आपके पास अभी दुकान में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अगर रियल वर्ल्ड में देखें तो अगर वो तो अवेलेबल है तो उसको अवेलेबल रखें, वरना आप इस तरीके से उसको उड़ा दें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अब एप्पल मेरे पास कितने मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास 20 किलो एप्पल मौजूद है। सही। वो बनाना मेरे पास कितने दर्जन मौजूद है, बनाना मेरे पास 50 दर्जन मौजूद है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, इसको आप डिक्शनरी बना देंगे। सही। कोई सवाल अभी तक? ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। उसके बाद हमने क्या करा था, हमने जो है ना गिटहब की अफादियत को देखा था कि भाई अगर हमें अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है और किसी को अपनी वर्किंग दिखानी है कि हाँ भाई असल में मैं काम करता हूँ, तो गिटहब पे अकाउंट बनाना जरूरी है। गिटहब पे अकाउंट बनाने के साथ साथ हमने उसको डेप्थ में देखा था कि वर्जन कंट्रोल से मुराद क्या है, कि हमारे हर काम की पाइथन जो है वर्जन सेव करके रखता है अपने पास। गिट को डाउनलोड कहाँ से करना है, उसको कॉन्फ़िगर किस तरीके से करना है, उसके अंदर चेंजेस करके हम किस तरीके से अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। सही। आप ये करेंगे तो आपके लिए उतना अच्छा होगा। मैं जो आपको एक एडवाइस दूं वो ये है कि आप रोजाना कोई ना कोई काम करें और उसके ऊपर जो है ना कमिट करते रहें। अगर आप कमिट करते रहेंगे तो अभी तो ये समझ लिया मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ ग्राफ, ये आपकी हरियाली यहाँ पे आएगी। जितनी हरियाली आएगी उतना जो है ना आपका पोर्टफोलियो हैवी होगा। देख रहे हैं हरियाली, ये वाली हरियाली चाहिए आपकी पोर्टफोलियो में। अब एक सवाल आया है, सवाल यह है कि स्ट्रिंग इंटीजर सेट हो तो डिक्शनरी बन के डिलीट होगा। स्ट्रिंग इंट इंट सेट हो तो आ, मैं समझा नहीं आपका सवाल। अच्छा, आप चाह रही हैं कि भाई अब ये डिक्शनरी है मेरे पास, अब डिक्शनरी में से मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो है वो आ, चीज़ें डिलीट हों। तो फिर डिक्शनरी में से कैसे करेंगे, तो डिक्शनरी में से भी इस तरीके से ही करेंगे। इसमें फिर हम की को पास कर देंगे कि भाई एप्पल उड़ा दो। अब वो क्या करेगा, वो आएगा, उसको अगर ये की मिलेगी तो फिर वो एप्पल उड़ा देगा। सही। अब मैं लिस्ट देख रहा हूँ तो मेरे पास बनाना और चेरी बचा है, उसने एप्पल को उड़ा दिया है। उसने क्या किया, उसने ये किया कि भाई उसको कमांड में डिलीट करो, क्या करो, इस डिक्शनरी में से एप्पल को डिलीट कर दो, क्योंकि एप्पल हमारे पास खत्म हो चुके हैं। सही। वो एप्पल पे आया, उसको एप्पल मिला, उसने एप्पल उड़ा दिया। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि फिर आप एप्पल की क्वांटिटी को अपडेट करें कि भाई मेरे पास 20 किलो
सेब पड़ा था, अब 20 किलो के बजाय मेरे पास क्या पड़ा है, मेरे पास 10 किलो सेब पड़ा है, तो आप इस तरीके से करेंगे। हमने ये मॉडिफिकेशन भी सीखी थी कि आप डिक्शनरी का नाम देंगे, की का नाम देंगे, और फिर उसके अंदर जो वैल्यू आपने अपडेट करानी है उसको पास कर देंगे। अभी देखें मेरे पास डिक्शनरी का अगर मैं आउटपुट देखूं तो ये देखें, डिक्शनरी का मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है कि सेब मेरे पास 20 किलो है। सही, अब मैं ये कमांड चलाऊंगा, इस कमांड से क्या होगा कि भाई ये मेरे पास की है और उसकी ये वैल्यू है। जैसे मैंने इसको रन किया, उसके बाद इसको मैंने रन किया, तो अब एप्पल मेरे पास पहले 20 किलो मौजूद थे, अब क्योंकि कम हो गए मैंने इस कमांड को रन किया, अब मेरे पास 10 किलो सेब जो है वो मौजूद है। नहीं, अलग से डिलीट नहीं होगी, आपको यही करना पड़ेगा कि इस तरीके से करना है। फिर डिक्शनरी का नाम देना है, फिर अपना उसका वैल्यू का नाम देना है जो आपने डिलीट करनी है, और उसके बाद उसको रन कर देना है। फिर आपके पास पूरा एप्पल जो है ना स्टॉक से हट जाएगा। हाँ, अगर आपने मॉडिफाई करना है तो फिर आप मॉडिफाई इस तरीके से करते हैं। डिलीट के अलावा भी हमारे पास फंक्शन मौजूद है। सही, किसी भी चीज़ को डिलीट करने को। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गिटहब में हमने क्या देखा था, गिटहब में हमने देखा था कि कमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, ऐड किस तरीके से कर सकते हैं, स्टेटस पुश पुल। तो इसकी भी मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके वीडियो हमारे पास मौजूद है। अगर मैं छोटा सा आपको ओवरव्यू दूं तो ओवरव्यू ये है कि गिट कॉन्फ़िग से गिटहब को बताते हैं कि यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस क्या है। गिट क्लोन से किसी भी रिपोजिटरी को, किसी भी फोल्डर को गिटहब की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं अपने पास। उसके बाद गिट ऐड की मदद से उसको स्टेजिंग एरिया में लाते हैं। स्टेजिंग एरिया में लाने के बाद उसको जब हमें सेव करना होता है, उस गिटहब को बताना होता है कि उसको ट्रैक करो अपने पास, उसको सेव करो, तो फिर हम गिट कमिट का इस्तेमाल करते हैं। गिट कमिट का इस्तेमाल करने के बाद गिट स्टेटस से हम पता करते हैं कि क्या कोई और चीज़ चेंज होने के लिए मौजूद है या फिर नहीं। अगर नहीं होती तो हमारे पास कोई जो है वो मसला नहीं आता। मिसाल के तौर पे मैं हम उसको देखते हैं। और गिट पुश को हमने देखा था। गिट पुश से हमारे पास डेटा मौजूद होता है अपने पास सिस्टम में, वो हम अपना रिमोट जो कि गिटहब हमारा है वहाँ पे चले जाता है। गिट पुल से अगर हमारे पास कोई भी डेटा रिमोट सर्वर पे चेंज हुआ होगा तो हमारे पास फिर वो हमारे पास लोकल पीसी में आ जाएगा। रिमोट से मुराद जब भी आपको कोई बोले कि भाई रिमोट सर्वर, रिमोट डेटाबेस, तो उससे मुराद है कि वो इंटरनेट मौजूद होगा, मतलब कहीं और, जिसको हम इंटरनेट की मदद से एक्सेस कर सकें, या फिर वो इंटरनेट की मदद से किसी और के पास एक्सेस हो। और अगर कोई आपको कहेगा कि लोकल मशीन, लोकल सर्वर, तो फिर वो आपका खुद का मौजूदा कंप्यूटर होगा जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। गिटहब भी हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अभी तक आपने कोई सवाल नहीं किया। उसके बाद हमने एटम्स पढ़े थे, इंसर्ट एटम्स, कि भाई किसी भी लिस्ट में हम वैल्यूज को किस तरीके से जो है ना वो ऐड करवा सकते हैं। अपेंड की मदद से तो आखिरी में चीज़ें ऐड हो जाती थी, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई पहले एप्पल आए, फिर बनाना है, फिर बनाने के बाद वाटरमेलन आए। तो वाटरमेलन अगर तीसरी पोजीशन पे आप लाना चाह रहे हैं तो फिर आप इंसर्ट का मदद आ, इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट के इस्तेमाल करने के बाद आप इंडेक्स नंबर पास करते हैं जो कि बताता है कि इस वैल्यू को कहाँ पे प्लेस करो। अब ये वाटरमेलन यहाँ पे 2 इंडेक्स पे अपने पास आ जाएगा। सही, कोई सवाल? अपेंड से क्या होता है, अपेंड से क्या होता है कि चेरी के बाद फिर ऑरेंज आ जाएगा। सही, लेकिन आप चाहते हैं कि यार आप क्लासिफाई करना चाह रहे हैं आ, फल को, फलों की लिस्ट को, कि भाई जो मेन मेन फल हैं वो ऊपर ऊपर आए, तो फिर आप उसको इंसर्ट की मदद से इंडेक्स नंबर देके उसको लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। सही, यहाँ पे दोबारा हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इस इंसर्ट की एग्जांपल आ रही है कि 1 इंडेक्स पर लाना चाह रहे हैं, मतलब बनाना की जगह पे, तो 1 लिख के ऑरेंज लिखेंगे तो ऑरेंज यहाँ पे आ जाएगा, बनाना और चेरी फिर उसके बाद आ रहे होंगे, उसको नया इंडेक्स नंबर असाइन हो जाएगा। इसको भी स्किप करते हैं, किसी भी लिस्ट में से
चीज़ों को रिमूव करना है, रिमूव को फंक्शन से भी रिमूव कर सकते हैं, और डिलीट का फंक्शन हमने जो देखा, डिलीट नाम लिख के उसकी मदद से भी हम इजिली डिलीट कर सकते हैं। अब मुझे बनाना रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट का नाम लिखूंगा, रिमूव का फंक्शन दूंगा और फिर बनाना पास करूंगा, तो फिर यहाँ पे मेरे पास लिस्ट में से बनाना रिमूव हो जाएगा। लेकिन बेस्ट, इससे भी अच्छी प्रैक्टिस क्या है, इससे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि मैं डिलीट लिखूं, डिलीट के बाद नाम लिखूं, उसके बाद उसकी वैल्यू को पास कर दूं यहाँ पे। सही। पॉप का फंक्शन क्या करता था, पॉप का फंक्शन हमारे पास ऑटोमेटिकली आखिरी वैल्यू को जो है ना वो डिलीट करता था, डिलीट करने के बाद उसको अपने पास सेव कर लेता था। अगर तो हम इंडेक्स देते थे तो वो सिंपली उस इंडेक्स को वो डिलीट करता था और उसको अपने पास सेव कर लेता था। अब अपने पास सेव कर लेता था, इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि मैं अगर इस कोड को कॉपी करूं अपने पास, क्योंकि हमारे पास पॉप का फंक्शन है, एक समझ लें एक अहमियत का हामिल है, मैंने इस तरीके से किया। अब मैं ये हटा रहा हूँ, सही। अच्छा देखें, अब यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर मैं इसके अंदर इंडेक्स पास नहीं कर रहा तो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि, जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि ये रैंडमली किसी भी वेरिएबल को इसमें से जो है ना आ, मतलब डिलीट कर देगा, डिलीट करने के बाद उसकी वैल्यू अपने पास सेव रखेगा। वो बात मैं आपको क्लियर करता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे अगर आप कोई वेरिएबल इसके अंदर पास नहीं कर रहे होंगे। वो कॉन्सेप्ट ये है कि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ये आखिरी वैल्यू को डिलीट करेगा और उसको अपने पास सेव कर लेगा अगर आप कोई इंडेक्स पास नहीं करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अभी जो पाइथन नई आई है 3.10, उसमें वो रैंडमली किसी भी वेरिएबल को उठाएगा और उठाने के बाद उसको अपने पास सेव कर लेगा और उसको लिस्ट में से अपने पास डिलीट कर देगा। मैं इस कोड को रन करता हूँ, रन करने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, मैं देखें अभी तो हमने क्या हुआ कि हमारे पास ये कोड रन हुआ और चेरी जो है ना इस लिस्ट में से डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद वो पॉप के पास सेव हो गया। मैं लिस्ट को देखता हूँ, लिस्ट में आपको एप्पल और बनाना नजर आ रहा है। और यहाँ पे आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे आखिरी वाला वैल्यू रिमूव हुई, तो दूसरे लोग सही बोलते हैं। लेकिन जब आप इसको फिर बड़े पैमाने पे आपके पास डेटा बड़ी ज्यादा तादाद में होगा और वहाँ पे आप पॉप इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे ये रेंडमली भी वर्क कर रहा होगा। तो इस बात से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये तो सिर्फ लास्ट वाले वेरिएबल को लेके डिलीट करता था, उसको जो है ना प्रिंट करवाता था। तो फिर बेस्ट प्रैक्टिस क्या आ जाती है हमारे पास, बेस्ट प्रैक्टिस आ जाती है कि हम इसके अंदर इंडेक्स नंबर को पास करें, वरना इसी तरीके से वर्क करें। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि हमारे पास लिस्ट में 10 बंदे हैं। अब 10 बंदों को मिसाल के तौर पे हमें राशन देना है। अब हम चाहते हैं कि भाई जिस बंदे को राशन दे दें उस बंदे का नाम प्रिंट हो जाए और वो लिस्ट से निकल जाए, ताकि जो हमारे पास बंदे बचे हैं सिर्फ उनको ही हम राशन दे सकें या फिर उनको हम सैलरी दे सकें, तो वो डेटा हमारे पास मौजूद हो। सही। अभी मेरे पास डेटा निकला, इस डेटा को मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ प्रिंट के फंक्शन में, और इसको किसी वेरिएबल के अंदर, मैं जैसे ए के अंदर इसको अगर सेव करवाऊँ तो ये मेरे पास ए के अंदर सेव भी हो जाएगा और मेरे पास ये लिस्ट से निकल जाएगा, और ए को मैं कहीं पे भी सिंपली अपना लगा सकता हूँ। और लिस्ट को मैं देखूँ अपनी, तो मेरे पास दो वैल्यू बची हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये समझ लें शकूर है। अब शकूर को भी हमने सैलरी दे दी और हम चाहते हैं कि भाई शकूर भी हमारे पास चले जाए। कहाँ गया पॉप वाला, ये रहा। मैंने इसको, अभी तो ये दोबारा इसको इनिशलाइज कर देगा तो इसको मुझे न्यू उसमें रन करना पड़ेगा। इसको मैंने यहाँ रन किया भाई, लिस्ट का मैंने नाम उठाया, ए को मैं दोबारा रन करूंगा तो ए के अंदर बनाना आ गया। अब सही। अब ये मैं लिस्ट को दोबारा रन करूंगा तो भाई लिस्ट से जो है ना वो शकूर भाई भी चलेगा। अब जो फुरकान भाई बचे हैं बस, फुरकान भाई को जब सैलरी मिल जाए तो फिर उनको भी आप लिस्ट से डिलीट कर दो। इस तरीके से हम अपनी डेटा की मैनेजमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉप भी हमने समझ लिया इसमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, ज्यादातर मसले मसाइल होते हैं, तो उसको मैंने थोड़ा सा डीप में आपको बता दिया। पॉप जो है हमारे पास डिलीट की तरह ही काम करता है, लेकिन डिलीट में क्योंकि हमारे पास वैल्यू
सेव नहीं हो रही होती, वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही होती, सिंपली ये डिलीट हो जाएगी, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हुई। पॉप में क्या होता है, पॉप में कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होके किसी वेरिएबल में सेव हो रही होती है। तो इसके अंदर सिर्फ हमारे पास ये जो है डिफरेंशिएट है दोनों चीजों के अंदर। देखें यही एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, तो इसमें भी हम देखते हैं कि कोई नई चीज है तो उसको मैं दिखाऊं, बताऊं आपको, वरना इसको स्किप करते हैं। ये हमें यहाँ पे बताया गया है कि फोर लूप की मदद से, इफ लूप की मदद से आप अपनी लिस्ट को, उसका आउटपुट देख सकते हैं। इसको हम काफी डिटेल में देख सकते हैं, देख चुके हैं, ताकि जब भी मैं इसको जो है थोड़ा सा गो थ्रू कर रहा हूँ, कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। देखें जिस बंदे को अभी भी कोई चीज समझ नहीं आ रही ना, और जो कि मुझे लग रहा है जब मैं सवाल करता हूँ तो आंसर नहीं आते, तो अभी कोशिश करें कि वो क्लियर हो जाए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप पूछें, बाद में आपको मसला ना हो। उसके बाद हमने सेट पढ़े थे, सेट का हमने देखा था कि अनऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर्ड हमारे पास लिस्ट होती है, सेट अनऑर्डर्ड होता है। सेट को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, जब हमारे पास लिस्ट मौजूद है तो सेट को इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि यूनिक एलिमेंट्स हमारे पास आए। इसकी अगर हम रियल वर्ल्ड में एग्जांपल देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास समझ लें एक ये लिस्ट है, और इसके बाद आपका सेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और लिस्ट में हमारे पास जो है वो, ये देखें, ये हमारे पास नादरा का डेटाबेस है, या फिर एक कंपनी का डेटाबेस है। एक सेकंड मुझे दें, चीज़ों को नीचे कर लूं, सही। अभी मेरे पास एक कंपनी का डेटाबेस है, तो ये सारे बंदों के नाम है, ठीक? अब आ, या फिर ये समझ लें जीतो पाकिस्तान की लिस्ट है, और ये सारे लकी ड्रॉ के नंबर उन बंदों के नाम है जिनको जो है ना प्राइजेस देने हैं, सही। अब एक बंदे का नाम दो दफा आ गया, तो क्या उस बंदे को दो दफा प्राइज मिल जाएगा? नहीं, उस बंदे को दो दफा प्राइज नहीं देना हमें, हमें सिर्फ एक दफा जो है ना अजहर को प्राइज देना है। तो हम अजहर को रिमूव किस तरीके से करें? मिसाल के तौर पे यहाँ पे 100 ऑफ 100 बंदों का नाम है। अब उसमें से हम वन बाय वन बैठ के चेक थोड़ी करेंगे कि भाई अजहर का नाम दो दफा आया है या नहीं आया है। या फिर जो है ना यहाँ पे अगर मैं नीरज लिख दूं, तो नीरज का नाम जो है वो स्पेलिंग अभी गलत लिखी है, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं। तो मैंने ये रन कर दिया, और इसको अगर मैं देखूं अपनी लिस्ट को, तो मेरे पास ये लिस्ट आ गई, और उसमें अजहर दो दफा आ गया, नीरज दो दफा आ गया। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए कि अपने डेटा में से डुप्लीकेशन को हटाया जाए, तो आप क्या करें, आप उसी लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करें, सही, सेट के प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हो। अब ये लिस्ट इस सेट के फंक्शन से सेट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही सेट में कन्वर्ट होगी तो सेट की जो है ना हमारे पास खसूसियत क्या है कि यूनिक एलिमेंट्स को रखती है। अब क्योंकि वो यूनिक एलिमेंट्स को रखती है, तो फिर वो उसको अजहर और नीरज डुप्लीकेट मिलेगा। जैसे डुप्लीकेट मिलेगा वो उनको रिमूव कर देगी, उनको रिमूव कर देगी। हम दोबारा अपने सेट को देखेंगे। अब सेट में हमारे पास अजहर एक दफा है, और नीरज भी एक दफा है। अब हम चाहते हैं कि भाई सेट तो अनऑर्डर्ड है, हमें सेट की जरूरत नहीं है, हमें लिस्ट में ही काम करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम लिस्ट लिखेंगे, और लिस्ट के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए दोबारा उस सेट को लिस्ट में जो है ना कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे ही मेरे पास वो लिस्ट में कन्वर्ट होगा, तो फिर हम उसके अंदर इंडेक्सिंग लगा सकते हैं, सही। तो सिर्फ ये चीजें कि भाई डुप्लीकेशन किस तरीके से हो, उसको फिर दोबारा लिस्ट बनाए, फिर ये आपकी कॉन्सेप्ट्स पे आता है, फिर ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग पे आता है। इसी चीज को प्रोग्रामिंग कहते हैं। आपको तमाम कॉन्सेप्ट तो पता है, लेकिन उन कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किस तरीके से करना है, जब ही जो है ना आप कामयाब होंगे। अब क्योंकि सेट में हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, इंडेक्सिंग जो कि हमने यहाँ पे देखी कि 0 1 उसको नहीं बता सकते कि कौन सा वाली चीज उठाओ, जब भी हम दोबारा लिस्ट के अंदर गए। सेट में हमने फिर रिमूव देखा था, लेंथ देखा था। लेंथ तो वही सिंपल जिस तरीके से हम लेंथ देखते हैं दूसरी चीजों की। ऐड का फंक्शन देखा था, अपडेट का फंक्शन देखा था। रिमूव फोर करना है मुझे, मैं रिमूव फोर करूंगा तो रिमूव अपने पास फोर
उसमें से हो जाएगा। पॉप का फंक्शन देखा था, जो कि हम सीख चुके हैं। इसमें थोड़ा सा मसला था जो आपने क्लियर कर दिया। सही सही। इंटरेक्शन अपने पास, यूनियन, ये फंक्शंस हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी देखा था हमने, कि एंड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो इंटरसेक्शन चल रही होगी हमारे पास। एंड का मतलब और होता है, और अगर हम डबल इन्वर्टेड उसका यू का साइन जो हम लगाना चाह रहे हैं, तो वो यूनियन के फंक्शन से इस्तेमाल करेंगे। अगर यूनियन का फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे तो डबल पाइपलाइन का साइन इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से यूनियन हमारे पास इस्तेमाल हो जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि भाई एक ऐसा सेट हमारे पास बन जाए जो जिसके अंदर हम चेंजेस ना कर सकें, जिसके अंदर हम अपडेट ना कर सकें, मतलब उसके अंदर टप्पल की खसूसियात आ जाए, तो उसको हम फ्रोजन सेट करते हैं। और फ्रोजन सेट, किसी भी सेट को अगर हमें बनाना हो तो हम फ्रोजन फंक्शन का, फ्रोजन सेट का इस्तेमाल करते हैं। सही। डिक्शनरी फिर हमने देखा था कि डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी के अंदर हमारे पास हमने देखा था कि की होती हैं और वैल्यूज होती हैं। की और वैल्यूज की मदद से फिर हम उसको गेट कर सकते हैं। जैसे हम की वैल्यू की मदद से गेट करेंगे तो उसके हमारे पास जो डिजायर्ड वैल्यू उसके सामने मौजूद होगी वो हमारे पास आउटपुट की सूरत में आ जाएगी। एक हमारे पास ये फंक्शन है किसी भी डिक्शनरी को देखने का, दूसरा हमारे पास ये फंक्शन है। दोनों की फंक्शनलिटीज एक है। सही। या आप डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं या आप किसी फंक्शन की मदद से जो कि गेट आउटपुट देख रहे हैं। सही। इस तरीके से आप डिक्शनरी के अंदर मुख्तलिफ दूसरे डिक्शनरी को भी ला सकते हैं। डिक्शनरी के अंदर किसी भी डेटा टाइप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग इंटीजर इस्तेमाल हुआ है, तो हमारे पास कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आएगा कि भाई एक ही नाम की दो कीज ना हो। सही। मतलब ब्रांड है, ब्रांड दोबारा नहीं ला सकता। ये की अलग है, ये की अलग है। की क्या होती है? की यूनिक होती है ना, हर ताले की चाबी अलग होती है। तो इसी तरीके से डिक्शनरी में भी हर वैल्यू की जो चाबी होगी वो अलग होगी। हाँ, वैल्यू सेम हो सकती है। मतलब यहाँ पे फोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मैं फोर्ड लिख सकता हूँ, इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सही। कि हम सेम नहीं कर सकते कि अगर किसी भी डिक्शनरी की वैल्यू को अपडेट करना है तो अपडेट के फंक्शन से भी कर सकते हैं। वरना में हमने क्या किया था यहाँ पे, हमने ये किया था कि वो कि उसके अंदर जो है आपने रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं देख लिया है। सही। और फिर किसी भी डिक्शनरी को हम अपना उसका आउटपुट किस तरीके से देख सकते हैं, उसका आउटपुट हम फॉर लूप की मदद से देख सकते हैं। अब क्योंकि डिक्शनरी में दो वैल्यूज होती हैं, दो वैल्यूज रिटर्न होती हैं, तो फिर हमें देखना होता है कि हमें सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो हम वैल्यूज का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अगर हमें सिर्फ कीज चाहिए तो हम की। सही भाई। अब अगर मैं कीज और वैल्यूज को इस्तेमाल ना करूं तो मेरे पास जो है ना, और मैं दोनों वैल्यूज को गेट करना चाहूँ अपनी डिक्शनरी में से, तो मेरे पास दो वैल्यूज गेट हो रही होंगी, मतलब दो वैल्यूज यहाँ से रिटर्न हो रही होंगी। अब क्योंकि वो दो वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं तो मैंने तो यहाँ पे एक्स लिखा है, और अगर मैं यहाँ पे वाई का इस्तेमाल ना करूँ तो दूसरी वैल्यू मेरी जो है ना वो किस तरीके से पाइथन हैंडल करेगा। अगर मैं ये वाई ना लिखूँ तो इस एक्स के अंदर ही जो है ना हमारे पास ट्रिपल की सूरत में वैल्यूज आ रही होंगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों वैल्यूज अलहदा अलहदा मेरे पास जो है ना वो सेव हों। तो फिर मैं दो वेरिएबल्स का फॉर लूप में इस्तेमाल करूंगा। यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला? सही। किसी भी डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में कॉपी करने के लिए हम कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि भाई इसमें फिर हम कोई चेंजेस करें ना तो फिर इस डिक्शनरी में ना हो। सही। फिर वहां पे हमारा रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड डिक्शनरी देखी थी। नेस्टेड डिक्शनरी से क्या मुराद है कि डिक्शनरी इनसाइड है डिक्शनरी, इसका कॉल्ड नेस्टेड डिक्शनरी। किसी भी चीज के अंदर दूसरी चीज आ जाए तो उसको हम फिर नेस्टेड कहने लग जाते हैं। फिर हमने क्या देखा था, हमने फिर क्या देखा था भाई, फिर हमने ये देखा था कि सीपीयू की डायग्राम समझी थी और उसमें लॉजिक यूनिट्स को देखा था। सही। ये देखने के बाद हमने देखा था कि यूनिट्स, अब लॉजिक पे बात आ जाती है। सही। तो लॉजिक को फिर हम हैंडल करने के लिए
लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहले हमने इफ को देखा था। इफ के अंदर हमने देखा था कि फिर हम इफ के अंदर अगर कंडीशंस को एक से ज्यादा कंडीशंस हमारे पास मौजूद हों तो हम फिर एल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इफ हमने लिखा फिर हमने एल्स इफ लिखा, तो एल्स इफ का मतलब है कि भाई ये कंडीशन सही नहीं है तो फिर इसको चेक करो, ये सही नहीं है तो फिर ये वाली कंडीशन तो आपने हर सूरत में चलानी है। मतलब ये दोनों कंडीशन सही नहीं होंगे तो फिर आखिरी में यही कंडीशन चलेगी, और अगर ये कंडीशन सही हो जाएगी ये वाली, तो फिर ये बाकी की दो कंडीशंस नहीं चलेंगी। तो इस तरीके से हमने इफ लूप को देखा था, और उसको हमने देखा था कि इफ लूप को हम एक लाइन में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, उसके बाद प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी, तो इससे क्या हुआ कि अगर ये हमारे पास वैल्यू बड़ी है, अच्छा ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो वैल्यू राइट हैंड साइड पे रिटर्न हो जाती है। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास जो कंडीशन होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे अपनी वैल्यू को रिटर्न कर रही होती है। उसकी मिसाल यहाँ पे सही, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी ए इज ग्रेटर देन बी है तो फिर हमारे पास प्रिंट ए आ जाएगा। अगर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो हमारे पास प्रिंट बी जो है वो प्रिंट हो रहा होगा। इफ भी देख लिया, फॉर लूप को देख लेते हैं जल्दी से। इफ एल्स की कंडीशंस के बाद हमने क्या देखा था, हमने एक दूसरी चीज भी खोल लो ताकि थोड़ा सा टाइम से वो हमारे पास फंक्शंस यहाँ पे आ गए। अब पाइथन फ्लो कंट्रोल में हमने देखा था कि हमारे पास जो है ना वो दो किस्म के फ्लो कंट्रोल होते हैं। दो किस्म के फ्लो कंट्रोल में हमने सबसे पहले तो इफ एल्स को सीखा था, उसके अंदर कंडीशंस को देखा था, उसके बाद आइटरेटिव स्टेटमेंट्स को देखा था। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स हमारे पास दो टाइप की थी। पहली टाइप थी हमारे पास फोर लूप्स की, दूसरी टाइप थी हमारे पास वाइल लूप्स की, सही। और इन फोर लूप और वाइल लूप्स के दरमियान में हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते थे, वो हम इस्तेमाल कर रहे होते थे ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। ट्रांसफर स्टेटमेंट क्या थी कि अगर लूप को हमें कहीं पे ब्रेक करना है, कि हम चाहते हैं कि इसके आगे कोई भी कंडीशन इस्तेमाल ना हो, तो ब्रेक कर रहे थे। और कोई लिमिटेड कंडीशन, मतलब फोर लूप चल रहा है मिसाल के तौर पे, उस पर हम चाहते हैं कि भाई कंडीशन नंबर 1 पे वो ना चले और उसको स्किप कर दे, तो कंटिन्यू का इस्तेमाल करते थे। और पास का इस्तेमाल जब हम करते थे, हम चाहते थे कि हमने अपना एक लूप जो है ना वो डिफाइन कर दिया, हमने अपनी वर्किंग कर दी है थोड़ी बहुत, और उसमें कोई एरर ना आए, वो उस कंडीशन को उस जगह जो एरर आ रहा है उसको स्किप कर जाए, तो पास का इस्तेमाल कर रहे होते थे। फोर लूप हमने देखा था कि फोर कंडीशन उसके बाद सेमीकोलन इस्तेमाल करके फोर लूप हम चला रहे होते थे, और वाइल कंडीशन लगा के हम वाइल लूप चला रहे होते थे। इसकी अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो इस तरीके की थी, सही। फोर ए इन बी, सही। अब ये इसके अंदर हम यहाँ पे बॉडी बॉडी है इसकी, इस बॉडी के अंदर हम कोई भी चीज दे सकते हैं। और जबकि वाइल में हमने क्या देखा था कि वाइल फिर कंडीशन हमारे पास आती थी यहाँ पे, उस कंडीशन के बाद जब तक वो कंडीशन हमारे पास ट्रू है वो चल रही होती थी। फोर में हमें इस बात का डर नहीं होता था कि फोर लूप जो है ना वो इन्फिनाइट चलेगा। अब क्योंकि फोर लूप किसी वेरिएबल पे चल रहा है, किसी चीज पे चल रहा है, तो बेसिकली उसने कहीं ना कहीं एंड होना है। लेकिन हमने वाइल लूप में देखा था कि हमें आखिरी में कोई ना कोई जो है ना ऐसी कंडीशन देनी पड़ती थी कि हमारा लूप कहीं ना कहीं जाके एंड हो, वो इन्फिनाइट ना चले, सही। तो इस तरीके से हमने देखा था कि फोर लूप का सिंटैक्स होता है, और इस तरीके से हम वाइल लूप को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने सी या सी प्लस प्लस या कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उधर आपने पढ़ा होगा डू वाइल लूप, सही, डू वाइल लूप। अब पाइथन में हमारे पास डू वाइल लूप मौजूद नहीं है, हमारे पास पाइथन में सिर्फ वाइल और फॉर लूप, ये दो लूप मौजूद हैं। डू वाइल लूप में क्या होता है, स्टेटमेंट बॉडी एक दफा चलती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, सही। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है। अगर किसी को नहीं पता तो वो मसला ना करे, सिर्फ इन दो चीजों तक अपने कॉन्सेप्ट को महदूद रखें। इन दो कॉन्सेप्ट तक अपना जो है ना वो जो कॉन्सेप्ट को रखें। ये भी हमने देख लिया। ये देखने के बाद हम फंक्शंस पे आए थे। फंक्शंस ये ठीक। फिर हमने फंक्शंस को देखा था कि भाई हमने फॉर लूप भी सीख लिया, इफ लूप भी सीख लिया, वेरिएबल को इनिशियलाइज किस तरीके से कराते हैं, लिस्ट को इनिशियलाइज किस तरीके से कराते हैं, डिक्शनरीज क्या होती हैं,
इन तमाम को देखने के बाद इन तमाम चीजों को हमें अगर बार बार इस्तेमाल करना है, मिसाल के तौर पे एक कैलकुलेटर बना दिया मैंने, जो कैलकुलेटर क्या कर रहा है कि भाई दो नंबरों की एडिशन करवा रहा है, या फिर दो नंबरों की, ये तो हार्ड कोडेड वैल्यूज है ना, या फिर हर दफा हम कोई ना कोई वैल्यू उसको पास करवा रहे हैं और हर दफा वो उसका सम जो है ना दिखा रहा है। अगर मुझे ये काम करना हो अपनी कोडिंग में तो मैं इसको बार बार जो है ना लिख रहा हूँ अपनी कोडिंग के अंदर। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास ज्यादा लाइंस आ जाएंगी। अब मैंने कहीं पे इसको इस्तेमाल किया, फिर कहीं पे इसको इस्तेमाल किया, फिर कहीं पे इस्तेमाल किया। जबकि अगर मैं उसको एक फंक्शन बना दूं तो उससे क्या होगा कि लाइन ऑफ कोड भी इस्तेमाल कम होंगी, और फंक्शन जो है ना खूबसूरत हो जाएगा, और इसको मैं कहीं पे भी अपने कोड में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास बेसिकली फंक्शन था। फंक्शन हम किस तरीके से बनाते हैं, डेफ फंक्शन का नाम और डेफ कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, ताकि पाइथन पाइथन को पता चले कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब क्योंकि पाइथन को पता चल गया है कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो फिर फंक्शन का नाम कोई भी कीवर्ड या फिर आइडेंटिफायर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नाम रख सकते हैं। सेमीकोलन के बाद बॉडी में जो भी आप इस्तेमाल करेंगे वो फंक्शन की उसके ऊपर फंक्शनलिटीज इस्तेमाल हो रही होंगी। और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास में आप कोई भी चीज को पास करेंगे तो उसको हम डॉक स्ट्रिंग कहेंगे, जो फंक्शन की मालूमात को अपने पास सेव रखता है। दूसरे अंदाज में इसको कमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन जब भी ये फंक्शन के साथ इस्तेमाल हो रहा होगा तो इसको हम डॉक स्ट्रिंग कहेंगे। और फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, जिसको हम रिटर्न की कीवर्ड की मदद से गेट करते हैं, और रिटर्न की कीवर्ड की मदद से उसको उसके ऊपर जो है ना खेल रहे होते हैं। अगर हम रिटर्न का इस्तेमाल ना करें तो हमें नन जो है ना वो रिटर्न हो रहा होता है। बेसिकली फंक्शन कोई ना कोई चीज रिटर्न करता है, अगर कोई ना कोई चीज उससे रिटर्न ना कराई जाए तो वो नन जो है ना वो रिटर्न करता है। फंक्शन में फिर हमने देखा था कि दो टाइप के डेटा टाइप्स होती हैं, मतलब दो टाइप के सिनेरियोज आ जाते हैं कि फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज इस्तेमाल हो रही होंगी वो फंक्शन के अंदर तक ही रहेंगी, जब तक हम पाइथन को बताएंगे नहीं कि क्या ये ग्लोबल वेरिएबल है या फिर लोकल वेरिएबल। अभी आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। कल हमारा जो है वो क्विज भी है और लेक्चर भी है, तो हम कल लेक्चर भी लेंगे, अपना क्विज भी लेंगे। क्लास के दौरान हम कभी भी जो है ना वो क्विज स्टार्ट कर सकते हैं। क्विजेज आपके पहली क्लास से लेके आज की क्लास तक का होगा। आज की क्लास को चलें स्किप कर दें, फंक्शंस तक आपका जो है ना क्विज होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है ना वो क्विज अच्छा देंगे। सही। और उसमें फिर हम अपनी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम ओप भी कहते हैं, उसको शुरू करने जाएंगे। तमाम लेक्चर्स हमारे पास पोर्टल पे मौजूद हैं। ये स्लाइड्स मैं कोशिश करूंगा कि आज या कल में आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि फिर आप इसमें देख सकें। सही है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल हो तो सवाल आप माइक ऑन करके कर सकते हैं, मैं बैठा हूँ।